हेलो बच्चों। मैं हूं शुभम गुप्ता या शुभम संभव। और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स एक का एक कमाल का चैप्टर, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। जैसे कि काफ़ी बच्चे अभी तक टाइटल तक समझ ही गए होंगे कि ये चैप्टर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन या स्त्रियों को शिक्षित करने के बारे में है। एक चीज़ जो काफ़ी बच्चे यहाँ नहीं समझ पाते कि इस चैप्टर में काफ़ी स्टूडेंट्स का मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस से कि उनका इंटरेस्ट नहीं आता। उनको ये चैप्टर के फैक्ट्स और एक तो इतने सारे नाम दिए हैं, कोई पौराणिक भारत से, कोई वैदिक काल से, कि कुछ समझ ही नहीं आता। और ज़्यादातर लोग जो है बस इस चैप्टर की कोर वैल्यू जानते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं ये चैप्टर जो है ये इस बारे में है कि स्त्रियों को क्यों पढ़ाना लिखाना चाहिए, और बस इतना ही जान करके वो इस चैप्टर के क्वेश्चंस पेपर में अटेम्प्ट करने चले जाते हैं। अब देखो, इसमें सही क्या है गलत क्या है उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तो ये बता रहा हूँ कि हो क्या रहा है, और हो यही रहा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की अप्रोच ये ऐसी ही होती है। ये सिर्फ मेरी और आपकी बात नहीं है, सुन लो बेटा सुन लो, चैप्टर इसी बारे में। ये सिर्फ मेरी या आपकी बात नहीं है। अगर आप किसी भी शख्स को ये बताओगे ना कभी कि यार तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करने से ये मिल सकता है, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, जब भी ऐसी चीज़ें बताओगे ना तो किसी का भी इंटरेस्ट नहीं होगा। हाँ, अगर कुछ ऐसी चीज़ बताओगे जो सामने वाला सुनना चाहता है, या उससे सामने वाले को लगेगा कि मेरा कुछ बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, या अगर सामने वाले को तुम कोई ऐसी चीज़ बता रहे हो जो अगर वो फॉलो नहीं करता है तो उसका नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा, तो लोग तुम्हारी बात ज़रूर सुनेंगे। पर ये चैप्टर जो है ये तो सागर के बारे में है, अनंत के बारे में है ना। वो कहते हैं ना, पहाड़ से ऊंचा सागर हो, समुद्र से गहरा गौरव हो। एनीवेज, पॉइंट यहाँ पे है कि स्त्री स्त्री शिक्षा के विरोधी, ये तो छोड़ो। स्त्री शब्द का मतलब होता है टू एक्सपैंड। टू एक्सपैंड यानी कि क्या, मैं यहाँ पे आपको सच्चा ज्ञान देने आया हूँ। टू एक्सपैंड यानी कि क्या, यानी कि जो फैलता ही जाए। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, कि आपने बॉटल में पानी भरा है ना, ये किसी भी प्लास्टिक बॉटल में पानी है नॉर्मल जो आप घर पे यूज़ करते हो, उसका ढक्कन खुला रह गया या ढक्कन नहीं और बॉटल गिर गई, तो द मोमेंट पानी नीचे गिरता है पानी फैलता जाता है धीरे धीरे। हालांकि पानी के फैलने की अपनी एक सीमा है, वो थोड़ा फैलेगा उसके बाद धीरे धीरे वो फैलना बंद हो जाएगा और फिर सूख जाएगा हवा से या गर्मी से। पर सागर, सागर तो मतलब 3/4 पृथ्वी पर फैला हुआ है ना, उसकी कोई सीमा नहीं है। सागर जो है वो चाहे तो और बढ़ सकता है और फैल सकता है। सागर की गहराई नापना मूर्खता है। उसी तरीके से जो ये वो संस्कृति है जिसने हमेशा यही कहा, जहाँ पे देवियों के मंदिर आपको देवों के मंदिर से भी अधिक देखने को मिलेंगे। ये वो सभ्यता है जिसने कभी ये सोचा भी नहीं कि हमें स्त्रियों को समान अधिकार देने चाहिए या नहीं, डायरेक्टली दे दिए गए। उन देशों की तरह नहीं जहाँ पे आज़ादी के बाद भी स्त्रियों को कई साल संघर्ष करना पड़ा सिर्फ वोटिंग राइट्स प्राप्त करने के लिए। अब इसमें भी आप बहस कर सकते हो कि नहीं सर, हमारे देश ने उन देशों की गलती से सीख लिया था, पर ऐसे बहुत से देश हैं जो 1947 के बाद आज़ाद हुए लेकिन फिर भी वहाँ पे विमेन को वोटिंग राइट्स भी नहीं थे। मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है ना। तो समझने की बात यह है कि अब हम बहस कर सकते हैं इसका ये रीज़न है, ये उस रीज़न की वजह से हुआ, पर पॉइंट ये है कि हुआ क्या। क्या इस देश में आज़ादी प्राप्त होने के तत्पश्चात ही स्त्रियों को भी अधिकार मिल गए? मिल गए। अब देखो यहाँ पे ना काफ़ी बच्चे जो ऐसे होते हैं उनका भी थोड़ा माइंडसेट ऐसा हो जाता है, सर ये तो बहुत ज़्यादा फेमिनिस्टिक चैप्टर है ना। और कहीं ना कहीं ये है भी, लेकिन देखो, अब अगर आप, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देखो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो पाठ लिखा है मुझे वो पाठ पढ़ाना ही है ना। या तो मैं शिक्षण का कार्य छोड़ सकता हूं या फिर शिक्षण दे सकता हूं, किंतु दूंगा तो कर्तव्य और मूल्यों के बेसिस पे मूल्य दूंगा मैं। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी पढ़ा करके चले गए, उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म में आपके काम आए, है ना। ये नहीं कि सिर्फ आपको फैक्ट्स बता दिए जाए, क्योंकि ऐसे ही लोग जब घर में मारपीट करते हैं या फिर अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाते और उसके बाद सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो सीबीएसई तो निकल जाती है इन सब चीज़ों से कि नहीं यार हमने ऐसे चैप्टर्स डाले थे कि बच्चों का मॉरल डेवलपमेंट हो। फिर ये टीचर्स के ऊपर आता है कि उन्होंने बस आपको फटाफट स्टोरी बताई। अरे फटाफट स्टोरी बताते हैं, हाँ तो स्टोरी में क्या है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये लेख लिखा है, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी इसमें शकुंतला जी का एग्जाम्पल देते हैं। शकुंतला कौन है, कहानी क्या है, छोड़ो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। शकुंतला जी ने कटु वचन कहे दुष्यंत को क्योंकि वो थोड़ी सी पढ़ी लिखी थी, स्त्रियों को अपढ़ रहना चाहिए, नाट्य शास्त्रों में प्राकृत भाषा इस्तेमाल कराई जाए, मतलब वो आपको सिर्फ बुलेट पॉइंट्स बता देंगे और उसके बाद आपसे ये उम्मीद रखी जाएगी कि आप याद करो जो कि आपको होगा नहीं।
तो सर इसमें सल्यूशन क्या है? इसमें सल्यूशन ये है कि कहानी को कहानियों के माध्यम से समझो, वही मैं आपको बताने आया हूँ। देखो इस चैप्टर का ना कोई फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है यार, पुरुषों को भी शिक्षा का अधिकार है, स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार है ना। कुछ बच्चे जो होते होंगे, जब ये चैप्टर मैं अभी पढ़ाऊंगा तो उनको ये कहीं ना कहीं लगेगा ये बहुत ज़्यादा फेमिनिस्टिक है, थोड़ा है भी, पर चीज़ों को हंस करके टालना सीखो। याद रखना बच्चों, जिस प्रकार दान देना हर किसी के बस की बात नहीं है, वैसे चीज़ों को टालना या सहना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो अगर कुछ चीज़ें तुम्हें नहीं अच्छी लगती, हालांकि इस चैप्टर में कुछ बुरा लगने लायक नहीं है, पर कुछ चीज़ें अजीब लगती है, या जब मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दिए गए तर्क दूंगा, और तब तुम्हें लग रहा है नहीं नहीं सर ये तर्क गलत है, ये तर्क सही है, तो उसे बस थोड़ा सा हंस देना यार, और फिर चीज़ें जैसी चल रही है चलने देना। क्योंकि पता है ये छोटे मोटे तर्कों को काउंटर करने के बीच में ना हम एक बड़ी पिक्चर जो है वो भूल जाते हैं, और वो बड़ी पिक्चर आपको इस फोटो में दिख सकती है। ये लग रहा है बच्ची भी हिंदी ही पढ़ रही है ना। देखो प्रश्न एक, चीटी नदी के, पता नहीं, चीटी नदी के किनारे पानी। मुस्कान देख करके मैं मुस्कुरा रहा हूँ, है ना। बड़ी पिक्चर देखो हमेशा। वो कहते हैं ना, ये एक फिल्म का भी डायलॉग है, जिन्होंने नहीं देखी वो देख सकते हैं, नाउ यू सी मी करके, नाउ यू सी मी करके कमाल की फिल्म है। उसमें एक बड़ा कमाल का डायलॉग है, द क्लोजर यू लुक द लेस यू सी। अगर क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो अगर हिंदी में मैं उसका अनुवाद करूं, तो हम जितना बारीकी से देखने की कोशिश करते हैं उतना कम देख पाते हैं। चलिए एक काम करते हैं, जिन भी लोगों को ये वीडियो पसंद आया है ना, वो यही जो, क्योंकि ये जो है ना, ये कोट जो मैंने अभी बोला बारीकी से देखने वाला, ये इसका एक बहुत डीप मीनिंग है। वो इस कोट को कमेंट करेंगे, ठीक है, नीचे इंग्लिश में ही लिख देना कि हम जितनी बारीकी से देखने की कोशिश करते हैं उतना ही कम देख पाते हैं। ये कोट मेरा नहीं है, पर यहाँ पे काम आएगा कि ये जो बड़ी पिक्चर है कि स्त्रियों का पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी क्यों है ना, इन सब चीज़ों को ये बड़ा फ्रेम है, ना कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ये तर्क दिया तो ये गलत है वो सही है, उसमें आपको नहीं पढ़ना है। ऑलराइट, ये इसी बारे में देखो बच्चों, ये जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी 19वीं शताब्दी में उन्होंने जन्म लिया था, यानी कि एक तरीके से 19th सेंचुरी, यानी कि 1800 और 1899 के बीच में, यानी कि बहुत पहले की बात है, यानी कि भारत की आज़ादी से भी करीब 200 साल पहले। तो ये एक तरीके से हिंदी साहित्य के स्तंभ माने जाते थे। अब उस समय जो है समाज में इतनी कुरीतियाँ थी कि कई लोग ऐसे थे जो ये मानते थे कि स्त्रियों को पढ़ाना लिखाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे समाज का नाश होगा। उनकी बुद्धि कुबुद्धि में, कुबुद्धि यानी कि कुटिल बुद्धि, कुटिल बोलना बहुत मुश्किल होता है, बड़ा बन जाता है, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में कुबुद्धि कुबुद्धि बोलते हैं, कि उनकी कुबुद्धि हो जाएगी और उनका पूरा गृहस्थी, उनकी पूरी गृहस्थी भ्रष्ट हो जाएगी। ये कुछ बेवकूफ़ लोगों का मानना था एक तरीके से। और ये पाठ जो है इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी ऐसी ही चीज़ों का उल्लेख करते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी को, अब देखो इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए मैंने काफ़ी हद तक एक तरीके से यही ले लिया है, इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के पीडीएफ भी कुछ मैंने ले लिए हैं, ताकि मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के चीज़ें बता पाऊँ। बच्चों ये जो चैप्टर है ना बच्चों, ध्यान से समझिए बच्चों, ये चैप्टर ना एक कोलाज की तरह है, जैसे कोलाज होता है ना, या फिर एक कोई ड्राइंग जिसमें बहुत सारे कलर्स हो। तो इस चैप्टर में एक कहानी नहीं है बच्चों, इस चैप्टर को पूरी तरीके से अच्छे से समझने के लिए थोड़ी सी आपको दुष्यंत की कहानी भी पता होनी चाहिए, थोड़ी सी आपको आदि शंकराचार्य जी की कहानी भी पता होनी चाहिए। तो ये चैप्टर बड़ा कमाल का है, आपको बहुत मज़ा आएगा सच में, थोड़ा सा बस पेशेंस रखो और आपको ये चैप्टर इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, और कुछ अच्छा सीख करके जाओगे यार। तो देखो पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं ये उत्तर प्रदेश में, अगर कोई यूपी से है तो राम राम बेटा। तो देखिए ये केवल एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था की तरह है ना, एक तरीके से जैसा मैंने बताया ये हिंदी साहित्य में एक स्तंभ की तरह है। इन्हें युग निर्माता भी कहा जाता है। यूजुअली आप मेरी वीडियोस में देखेंगे कि मैं आपसे कई बार कहता हूँ कि यार ये लेखकों या कवियों के बारे में इतना पढ़ना ज़रूर नहीं है, नाम याद रख लो, वो भी मेजरली कवियों का। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के या इस चैप्टर के ऑथर के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वाकई एक युग पुरुष हैं, युग पुरुष नहीं कह सकता, एक तरीके से बहुत बड़े दिग्गज हैं जिन्होंने पाठ लिखा है। अब आपके समझने लायक है, अब टू द पॉइंट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, ठीक है।
अब पॉइंट यहाँ पे ये है बच्चों कि ये लेख जो है ये 1914 को छपा है ना। 1914 जिनको पता होगा जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था, 1914 से 1918 पहला विश्व युद्ध, 1939 से 1945 दूसरा विश्व युद्ध, है ना। हटाओ एक मिनट, 1914 को यानी कि भारत की आज़ादी से भी करीब 30-33 साल पहले ये लेख उन्होंने छापा था, ठीक है। इस लेख का टाइटल दिया था, एक्चुअली वो जो है वो हिंदी के सबसे पहले एक तरीके से हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक थे, एडिटर थे। उन्होंने इतना समझो, उन्होंने बहुत पहले हिंदी न्यूज़पेपर शुरू किया, उस समय जब बहुत हिंदी न्यूज़पेपर्स थे ही नहीं, हिंदी लिटरेचर ना के बराबर था, और तब इसलिए ये काफ़ी इनका इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है हिंदी को डेवलप कराने में। तो ये जो ये पूरा जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ना, ये एक बड़ा सा आर्टिकल था जो इन्होंने 1914 में पब्लिश किया था, और आज ये आर्टिकल सीबीएसई बड़े मुश्किल से निकाल के आपके सामने लेके आई है, ताकि आप भी जाने, ये नहीं कि इन्होंने जो कहा वो सही है या गलत। हम जितनी बारीकी से देखते हैं उतना कम देख पाते हैं, तो चैप्टर की बारीकियों में मत जाओ। इसका जो कोर पर्पस है, जो मास्टरमाइंड्स है जिन्होंने ये चैप्टर डाला है आपके सिलेबस में, उस वो बड़े पर्पस को देख के उन्होंने डाला है, वो बड़ा पर्पस समझो, ठीक है। अगर आप समझने के लिए तैयार हो तो आप आधा पहले ही समझ चुके हो। एनीवेज, पॉइंट यहाँ पे है कि फटाफट अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। पाठ प्रवेश पढ़ना जो है थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है इसमें। जो पिंक पोर्शन में जो चीज़ें लिखी होती है इसको हम पाठ प्रवेश कहते हैं, कि पाठ पढ़ने से पहले कुछ आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए, ठीक है। ये एक तरीके से आपका बेस सेट कर रहे हैं ताकि आपको चैप्टर आगे ईजिली समझ में आ जाए। तो देखो, समाज में शिक्षा, लड़कियां शिक्षा पाने एवं कार्य क्षेत्र में क्षमता दर्शाने में लड़कों से बिल्कुल भी पीछे नहीं है, किंतु यहाँ तक पहुँचने के लिए अनेक स्त्री पुरुषों ने लंबा संघर्ष किया है ना। कि आज जो है लड़के लड़के में ज़्यादा, लड़की लड़के में ज़्यादा भेदभाव नहीं है, पर ये बहुत पुरानी बात है, तो उस समय काफ़ी लोग भेदभाव करते थे। इनफैक्ट आज भी कई जगह आपको देखने मिल जाएगा। नव जागरण काल के चिंतकों, ये आपको इतना समझना नहीं है, आपको समझना इतना है कि ये जो लेख, ये जो चैप्टर है, ये लोहा लेता है एक तरीके से, यानी कि एक तरीके से ये कटाक्ष है उन बेवकूफ़ लोगों की तरफ, और उन बेवकूफ़ लोगों की बेवकूफ़ियों की तरफ जो अपनी बेवकूफ़ी के मारे ये सोचते हैं कि स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए या औरतों को पढ़ाने से समाज पर दुष्प्रभाव होते हैं और लड़ाई झगड़े होते हैं। ये उन लोगों के ऊपर एक कटाक्ष है ना। इसलिए इन्होंने इसको कुतर्क कहा है। जैसे कि अगर आप पाठ को भी पढ़ेंगे अभी, है ना, तो इस पाठ में भी इन्होंने यही कहा है ना। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों, कुतर्क यानी कि कुटिल तर्क, बेवकूफ तर्कों के बारे में दिया है, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ये कहना चाहते हैं कि देखो, आज भी समाज में कई ऐसे लोग हैं। देखो, अगर कोई बेवकूफ़ है, अष्टावक्र गीता क्या कहती है बच्चों, ये आपको याद नहीं रखना, कहानी से कहानी को समझोगे ना तो बहुत आसानी होगी। अष्टावक्र गीता में कहा गया है कि 4 तरीके के लोग होते हैं। एक ज्ञानी जो वास्तव में ज्ञान रखते हैं, एक अज्ञानी जो थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं पर ज्ञान से अधिक अहंकार रखते हैं। अगर आप उन्हें कुछ समझाने जाओगे तो वो उल्टा आपसे ही सवाल करेंगे, है ना। तीसरे मुमुक्षु लोग, जो ना तो ज्ञानी है ना अज्ञानी है, उनके अंदर ज्ञान पाने की लालसा है, ज्ञान पाने की ललक है, पर कहीं ना कहीं वो साहस नहीं बिटोर पाते सच्चा ज्ञान पाने का, और सच्चा ज्ञान पा भी लेते हैं तो उस पर चलने का साहस नहीं कर पाते। और चौथे होते हैं मूढ़ व्यक्ति, वो लोग जो मूर्छित अवस्था में रहते हैं, यानी कि उन्हें दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने मन की किसी दुनिया में रहते हैं, और कुछ भी हो जाए वो बदलते नहीं है। मतलब उनको कोई कुछ भी कहे, हाँ हाँ ठीक है 10 बात सुन लेंगे, पर करेंगे वही जो उनको करना है। यानी कि समाज से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी धुन में रहने वाले बेवकूफ़ लोग, उनको मूढ़ कहते हैं। तो अब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि यार ठीक है, ज्ञानी हो तो ठीक है, मतलब मूढ़ का तो हम समझ सकते हैं कि जो अपनी दुनिया में रहता है बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। अज्ञानियों का भी समझ सकते हैं। अगर मूढ़ और अज्ञानी जैसे लोग स्त्रियों को कहते हैं कि यार इनको पढ़ाना लिखाना सही नहीं है, तो हम समझ भी सकते हैं कि ये तो अज्ञानी है, ये तो कहेंगे ही। लेकिन अब यहाँ पे पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी लोग, जिन्होंने पांडित्य अर्जित कर लिया है, जो मंदिरों में पूजा पाठ कराते हैं, अगर ऐसे लोग भी ये कहेंगे कि स्त्रियों को पढ़ाना सही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये तो इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश में जिन लोगों को जनता ज्ञानी समझती है वही अज्ञान के मारे हैं। ये पाठ इस तरीके से शुरू होता है। एक सत्य जान लो बच्चों, जो मैं अपने निजी अनुभव से आपको बता रहा हूँ। अगर कभी वाकई में ये जांचना हो ना कि कौन धर्म का सच्चा ज्ञान रखता है और कौन नहीं रखता, तो कभी भी ये देखना कि उस शख्स ने किया क्या।
महामहिम भीष्म ने बाणों की शैया पर क्या कहा था? धर्म औपचारिकता और विधियों के अधीन नहीं है। धर्म तो अपने कर्तव्यों और दूसरों के अधिकारों के संतुलन का परिणाम है। कि धर्म इज नॉट अबाउट कि यार धर्म जो है वो इस बारे में नहीं है कि यार रूल क्या है, रेगुलेशन क्या है, और किस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए है ना। ना ही वो ट्रेडिशन के बारे में है कि नहीं नहीं ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। धर्म इन सब चीज़ों के बारे में नहीं है। धर्म जो है वो अपने कर्तव्य, इट इज़ अबाउट वंस ड्यूटीज एंड अदर्स राइट्स। तो अगर आप कभी भी ये देखोगे ना कि अगर आपको कभी भी ये जानना हो कि कौन व्यक्ति सच में धर्म का ज्ञान रखता है, तो देखना वो बातें कैसी करता है। जो हमेशा ये कहेगा कि स्त्री का ये कर्तव्य है, पुरुष का ये कर्तव्य है, गृहस्थ का ये कर्तव्य है, पशु का ये कर्तव्य है, जो हमेशा दूसरों से उनके धर्म की अपेक्षा करेगा, वो सच्चा धर्मात्मा नहीं है। सच्चा धर्मात्मा तो वो है जो केवल अपने कर्तव्यों की बात करेगा और दूसरों के अधिकारों से उन्हें वंचित नहीं रखेगा। महामहिम भीष्म जैसा, गंगा पुत्र शांतनु जैसा, श्वेतवीर जैसा, श्वेतवीर जो है महामहिम भीष्म को ही कहते हैं कि वो जिसके पास सारे कवच श्वेत रंग में है और सारे दिव्य अस्त्र श्वेत वाइट कलर के हैं, है ना। वेस्ट ठीक है, ये आपको आगे भी लाइफ में काम आ सकता है। ठीक है सर, भाषण देने में, पहचानने में कि कौन सच में अच्छा आदमी है। जो हमेशा गलतियां निकालते रहते हैं ना, ऐसे लोगों से दूर घिसक लो। जो है अब सर आपने चैप्टर पढ़ाना शुरू भी नहीं किया, कर दिया है, और मैंने ये जो नींव अभी डाली है इतना टाइम लेकर के, ये चैप्टर अब तुम्हें आसानी से बता देगी। और काफ़ी चीज़ें जो मैं अभी बता रहा हूँ है ना धर्म वगैरह के बारे में, या आगे भी चैप्टर में दी गई है, तो टेंशन मत लो, पूरा टाइम वर्थ है। ऑलराइट, तो अब एक एक करके सबसे पहले इस पाठ की शुरुआत में ही या इस लेख की शुरुआत में ही महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ये किया है कि जितने भी कुतर्क जो है या जो भी मतलब आर्ग्यूमेंट्स वो लोग देते हैं ना, जिनका ये मानना है कि स्त्रियों को नहीं पढ़ाना लिखाना चाहिए, वो ये कैसे किस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स देते हैं या उनके तर्क क्या है, पहले वो उनके सारे तर्क लिखते हैं। उसके बाद एक एक करके इन सभी तर्कों का या कहूँ तो इन सभी कुतर्कों का खंडन वो करते हैं एक एक करके। सबसे पहला तर्क वो उन लोगों का जिनका ये मानना है कि स्त्रियों को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, वो ये है कि पुराने समय के संस्कृत कवियों के नाटकों में, है ना, पुराने समय के संस्कृत कवि के नाटक जो हैं, संस्कृत में काफ़ी कवि हुए हैं, ठीक है, तुलसीदास जी मत लिख देना, ठीक है। जैसे कि श्री राम लक्ष्मण भगवान परशुराम संवाद जो आपको कविता है, मैंने आपको पढ़ाया है यूट्यूब पे, उस वीडियो में मेरा फेस है, आप देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक। तो वो जो वीडियो है बेसिकली, तो वो जो पार्ट है एक्चुअली उसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी है, पर वो संस्कृत में पूरी तरीके से नहीं लिखा गया है, वो अवधी ब्रज भाषा में लिखा गया है। पॉइंट यहाँ पे ये है बच्चों कि ये जो तुलसीदास जी नहीं, और भी बहुत सारे कवि थे जो तुलसीदास जी के भी समय से पहले के थे, है ना, जिन्होंने संस्कृत में अपनी रचनाएं लिखी। तो काफ़ी लोगों का ये मानना है कि ये संस्कृत में जिन कवियों ने अपनी रचनाएं लिखी हैं, इनके नाटकों में स्त्रियां जो हैं, कुलीन घरों की स्त्रियां भी, कुलीन यानी कि अच्छे से अच्छे घर की स्त्रियां भी जो हैं, वो अपड़ों की भाषा में बात कराई गई हैं। यानी कि क्या होता था नाटकों में कि पंडित वगैरह या राजा पुरुष वगैरह जो होते थे वो थोड़ी बहुत मतलब संस्कृत वगैरह बोल लेते थे। उस समय संस्कृत को स्कॉलरली लैंग्वेज कहा जाता था। जैसे आजकल के भारत में कुछ बेवकूफ़ों की मानसिकता है ना कि इंग्लिश बोलना बहुत अच्छी बात है, कि मतलब कि वो कभी डोर भी खोलेंगे तो खोलते ही बोलेंगे यस व्हाट। अरे अरे मजाक कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। पर काफ़ी लोग जो हैं, जैसे कि आप देखे होंगे कुछ लोग होते हैं कि मतलब वो इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं और हिंदी को उतनी नहीं। उसी तरीके से जो है उस समय ऐसा था कि संस्कृत जो है वो पढ़े लिखों की भाषा मानी जाती थी, और प्राकृत और दूसरी भाषाएं जो हैं वो मतलब कम पढ़े लिखों की। तो नाटकों में स्त्रियों के जितने डायलॉग्स होते थे, है ना, वो सब अपड़ों की भाषा में होते थे। अब देखो इस बात को समझना ज़रूरी है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। नाटकों में कुछ पुरुषों के डायलॉग भी अपड़ों की भाषा में होते थे प्राकृत में, पर सारे पुरुषों के नहीं। पर हाँ, सारी स्त्रियों के, नो मैटर वॉट, वो कुलीन से कुलीन घर की हो, अच्छे से अच्छे घर की औरत हो, या अगर कोई रोल है जिसमें एक औरत बहुत गरीब है, बहुत गरीब घर के या छोटी जात में है, तो फिर छोटी से छोटी जात, गरीब से गरीब औरत भी अपड़ों की भाषा में बात करती थी, अमीर से अमीर औरत भी अपड़ों की भाषा में ही बात करती थी। हाँ, कुछ पुरुष होते थे जो संस्कृत में बात करते थे,
कुछ ऐसे भी होते थे जो अपड़ों की भाषा में बात करते थे। तो लोगों का ये मानना है कि पुरुषों में कुछ पुरुष पढ़ते थे और कुछ पुरुष नहीं पढ़ पाते थे, पर स्त्रियों में कोई भी स्त्री पौराणिक भारत में नहीं पढ़ती थी, क्योंकि किसी भी स्त्री में संस्कृत में जितने भी नाटक लिखे गए हैं, उन नाटकों में से किसी भी स्त्री को एक भी डायलॉग संस्कृत में नहीं दिया गया है, या जिसे हम पढ़े लिखों की भाषा कहते हैं। सारे डायलॉग्स हिंदी, माफ़ करना, प्राकृत में दिए गए हैं। उस समय हिंदी एज अ भाषा इतनी एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये उनका पहला तर्क है। तो ये कहते हैं कि यार, जब हमारे पौराणिक काल में, जब हमारे अतीत के दिग्गजों ने, हमारे पूर्वजों ने स्त्रियों को पढ़ाना ज़रूरी नहीं समझा, तो हम क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं ससुरे? हाँ, हम क्यों पढ़ा रहे हैं? अरे सुनो सुनो, मैं ऐसा नहीं मानता, ये उन बेवकूफ़ों का कुतर्क है। मेरे को मत गलत समझो, ठीक है? आगे महावीर प्रसाद जी के साथ मैं इसका खंडन भी अवश्य करूँगा। तो उनका ये मानना है कि कभी भी स्त्रियों को पढ़ाने का तो कोई प्रचलन था ही नहीं, तो अभी पढ़ा के भाई क्या मतलब है ना? दूसरा तर्क, जैसा कि आप देख सकते हैं, कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। अब भाई क्या अनर्थ होते हैं वो बताते हैं। वो शकुंतला जी का उदाहरण देते हैं आपको। अब मेरी आवाज़ की ओर ध्यान दीजिए कि शकुंतला जी बहुत कम पढ़ी लिखी थी। वे गवारों की भाषा में एक श्लोक भी ढंग से नहीं लिख सकती थी। अब देखो, गवारों की भाषा, अपड़ो, अपड़ यानी कि अनपढ़। अनपढ़ बोलना थोड़ा ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है, तो शॉर्ट फॉर्म में अपड़ बोलते हैं। ये अपड़ बहुत रिस्पेक्टफुल वर्ड नहीं है, बहुत सम्माननीय शब्द नहीं है, पर ठीक है, अपढ़ और अनपढ़ एक ही बात होती है। ऑलराइट। तो शकुंतला जी जो हैं वो बहुत कम पढ़ी लिखी थी। वो अपढ़ों की भाषा या गवारों की भाषा, कौन सी भाषा है? प्राकृत की बात हो रही है। संस्कृत से बाद में प्राकृत का जन्म हुआ और उसके काफ़ी बाद हिंदी का जन्म हुआ, ठीक है? संस्कृत पढ़े लिखों की भाषा मानी जाती है, जिसमें हमारे वेदों की रचना की गई है, रामायण महाभारत लिखे गए हैं, है ना? और प्राकृत जो है वो आम लोगों की या कम पढ़े लिखे या अनपढ़ों की भाषा को माना गया है ना? और कई बार आप ऐसा भी देखेंगे कि कुछ लोग प्राकृत भी लिखते हैं तो बहुत टूटी फूटी प्राकृत लिखते हैं, कि उनकी प्राकृत भी अच्छी नहीं है। तो ऐसे लोगों को, या जो प्राकृत यूज़ करते हैं, आप इतना समझो, शॉर्ट में समझो, उनको अपढ़ कहते थे या गंवार कहते थे। तो शकुंतला जी जो है वो बहुत कम पढ़ी थी। वो गंवारों की भाषा में यानी कि प्राकृत में एक श्लोक भी ढंग से नहीं लिख सकती थी। पर जो थोड़ी बहुत शिक्षा उन्हें मिली थी, उसने भी अनर्थ करवा दिया उनसे, है ना? है ना? देखो कि इतनी कम शिक्षा पर भी, है ना, तिस पर भी तिस पर भी यानी कि इसके ऊपर भी इतनी कम शिक्षा ने भी उनसे अनर्थ कर डाला। शकुंतला जी ने कटु वाक्य कहे दुष्यंत को, वह इनकी पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था, है ना? अब जिनको स्टोरी थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ, कहानी से कहानी समझोगे तो ये चैप्टर भी इंटरेस्टिंग बना रहेगा। इतनी बड़ी कहानी नहीं है, छोटी सी आपको कहानी कि राजा दुष्यंत जो है बेसिकली, मतलब ये महाभारत से भी पहले की कहानी है, ठीक है? कहानी यही है कि राजा दुष्यंत जो है वो एक बार जंगल में जाते हैं, है ना? शकुंतला जी जो हैं, शकुंतला जी जो हैं, कोई ऋषि की पुत्री होती हैं, है ना? तो वो जंगल में ही होती हैं, ऋषि का आश्रम वहीं पे होता है। शकुंतला जी जंगल में रहती हैं। एक दिन राजा दुष्यंत जो है वो जंगल में आते हैं। अब होता क्या है, राजा दुष्यंत जैसे ही शकुंतला जी को देखते हैं, शकुंतला जी का रूप बहुत सुंदर होता है, तो वो उन पर मोहित हो जाते हैं और वो शकुंतला जी से विवाह करने की इच्छा रखते हैं। तो शकुंतला जी के पास जाते हैं, उनसे अपने दिल की बात कहते हैं, और होता ये है कि शकुंतला जी भी उन्हें पसंद करने लगती है। राजा दुष्यंत कोई आम शख्स नहीं है, उस समय वो भारत के सम्राट थे, यानी कि एक तरीके से सबसे ताकतवर, और सिर्फ ताकत की बात नहीं होती थी, सबसे ज्ञानी, सबसे बुद्धिमान राजा भी थे, है ना? तो राजा दुष्यंत जो है वो शकुंतला जी से प्रेम कर बैठते हैं। शकुंतला जी का नाम शकुंतला इसलिए पड़ा क्योंकि शकुन एक पक्षी का नाम है। गांधार राज शकुनी मत समझिए, शकुन एक पक्षी का नाम है, और इन्हीं पक्षियों ने इन्हें पाल पोस करके बड़ा किया था, शकुंतला देवी जी को। अब होता ये है बच्चों कि शकुंतला जी और ये दोनों राजा दुष्यंत एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो ये दोनों जंगल में ही गंधर्व विवाह कर लेते हैं। विवाह भी कई प्रकार के होते हैं, गंधर्व विवाह, है ना, वैदिक विवाह, एक होता है राक्षस विवाह, है ना? तो राक्षस विवाह में क्या होता है कि आप अगर स्त्री को हर लेकर के आए, जैसे कि मतलब उठा करके ले आओ, मतलब किडनैप करके और विवाह करो, ये सही नहीं माना जाता, पर ये एक तरीके का विवाह हो सकता है ना? गंधर्व विवाह क्या होता है? गंधर्व विवाह में आप कोई अपनी अमानत देते हो स्त्री को, ये, और स्त्री भी पुरुष को एक अमानत दे सकती है, ठीक है?
उस अमानत से आपका विवाह संपन्न हो जाता है। गंधर्व विवाह की सोच ऐसी है कि प्रकृति के हर कण में ब्रह्मदेव का वास है, स्वयं परमेश्वर परमात्मा रचयिता का वास है। तो रचयिता को साक्षी मान करके, जैसे कि गुरुपुत्र अश्वत्थामा एक घास के तिनके से ब्रह्मास्त्र प्रकट कर सकते हैं, तो इसका ये मतलब है कि ब्रह्मदेव का अंश तो एक घास के तिनके में भी है। तो अगर ईश्वर का अंश हर कण में है, तो मैं एक पत्थर, एक अंगूठी, कुछ भी दे करके उसमें ईश्वर का कण है, उस कण के ईश्वर को साक्षी मान करके मैं इससे विवाह करता हूँ। तो एनीवेज वो शकुंतला जी को एक अंगूठी दे देते हैं, अपनी खुद की प्यारी अंगूठी, और वो अंगूठी बदल करके उस अंगूठी को साक्षी मानकर गंधर्व रिवाजों से विवाह कर लेते हैं। और उसके बाद वो उनके साथ थोड़ा समय व्यतीत करते हैं और फिर राजमहल लौट जाते हैं और कहते हैं मैं वापस ज़रूर आऊँगा। पर होता ये है कि कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिस वजह, एक श्राप की वजह से वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। अब फिर स्टोरी यही है, हाँ स्टोरी यही है। बाद में शकुंतला जी जब जाती हैं राजा दुष्यंत के महल में, क्यों बहुत टाइम तक वो लौटे नहीं होते हैं, तो वहाँ पे राजा दुष्यंत उनको पहचान नहीं पाते उस श्राप की वजह से। और तब शकुंतला जी को बहुत क्रोध आता है कि मतलब मैंने इसके साथ प्रेम किया और फिर विवाह हो गया और अब ये पहचान नहीं रहा, तो इसीलिए उस क्रोध में इन्होंने उनको कटुवाच्य कहे। अब सर आपने ये कहानी क्यों बताई, ये टाइम वेस्ट है? नहीं नहीं, ये कहानी समझोगे तभी तो आपको पता चलेगा, तभी तो आप ये खुद जज कर पाओगे, नो मैटर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं। अब आप इस कहानी पढ़ के खुद मेरे को बताओ कि क्या शकुंतला जी का यहाँ पे गुस्सा करना जायज़ था या जायज़ नहीं था, है ना, ताकि आप खुद चीज़ें डिसाइड कर पाओ। तो एनीवेज, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि शकुंतला जी ने कटुवाच्य कहे, गुस्से में कहा दुष्यंत जी को, ये सारी चीज़ें सही नहीं थी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। जबकि किसी को भी थोड़ा इरिटेशन होगा कि एकदम से अब भूल गया और कुछ याद नहीं है, तो उन्होंने गुस्से में कुछ कटुवाच्य कहे थे, ठीक है। शकुंतला जी का श्लोक जो है वो अपड़ों की भाषा में था, अतः नागरिकों की तो छोड़ो, अपड़ों की भाषा पढ़ाना भी उन्हें मूर्खता है, ऐसा लोग कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं कि जिस भाषा में शकुंतला जी ने श्लोक रचा था, शकुंतला जी ने एक श्लोक रचा था राजा दुष्यंत के लिए, ठीक है, वो अपड़ों की भाषा में था, यानी कि प्राकृत को अपड़ों की भाषा कही जाती थी, जैसे मैंने आपको बताया। अब वो अपड़ों की भाषा जानती थी, यानी कि वो संस्कृत नहीं जानती थी पर प्राकृत जानती थी। तो अब आगे ये लोग कहते हैं कि औरतों को अपड़ों की भाषा भी नहीं पढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये भी पढ़ाओगे तो इससे भी झगड़े हो सकते हैं। देखो, शकुंतला जी को अपड़ों की भाषा आती थी तो उन्होंने दुष्यंत जी को इतने कटुवाच्य कहे, अगर पढ़े लिखों की भाषा आती तब तो वो और बुरे वाक्य कहती। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, मतलब ये लिखा गया है तो मेरा फ़र्ज़ है पढ़ाना, सॉरी किसी को बुरा लग रहा है तो उनकी सोच ऐसी थी। तो यहाँ पे कि औरतों को अपड़ों की भी भाषा मत पढ़ाओ। तो लेखक जो है वो सबसे पहले यही कहते हैं कि देखो, ये ऐसे जितने भी तर्क है ना, या जिन्हें वो कुतर्क कहते हैं, इन कुतर्कों का सबसे अच्छा जवाब जो है वो है उपेक्षा। उपेक्षा यानी कि क्या? इग्नोरेंस, इग्नोर करो सालों को, मतलब कि मतलब कुछ भी बोलते हैं, है ना, इनकी बातों को इग्नोर करना, इनकी बातों को अनसुना करना, ठीक है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये कुतर्क कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, है ना, और क्योंकि कई बार ये दलीलें प्रभावशाली हो जाती है लोगों के ऊपर, तथापि हम दो चार बातें लिख देते हैं, है ना, कि अब मैं भी अपनी तरफ से कुछ तर्क दे देता हूँ, और यहाँ से अब लेखक अपने तर्क देने शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ये कहते हैं, उससे पहले मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दूं, संस्कृत जो है इट वॉज द लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर्स, यानी कि ये जो भाषा है ये पढ़े लिखों की भाषा मानी जाती थी। प्राकृत जो है वो अपड़ों की भाषा, है ना, और उसके भी नीचे एक कोई भाषा नहीं होती थी, अपड़ों की भाषा प्राकृत मानी जाती थी, ठीक है। और कई वर्षों बाद हिंदी का, तो आप हिंदी को तो निकाल दो अभी दिमाग से, संस्कृत पढ़े लिखों की भाषा, प्राकृत अपड़ों की भाषा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, स्त्रियों का नाटकों में प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है, ऐसा लेखक कहते हैं। वो ऐसा क्यों कहते हैं? वो इसलिए ऐसा कहते हैं कि देखो, संस्कृत नहीं बोलना इज नॉट इक्वल टू बीइंग अपढ़, कि अगर कोई संस्कृत नहीं बोल पा रहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अनपढ़ है या वो पढ़ा लिखा नहीं है। वो इसका एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जो मैं भी आपको देता हूँ अभी, कि देखो फॉर एग्जाम्पल, अभी जो स्टूडेंट्स आप वीडियो देख रहे हो, हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, पर आप में से कितने लोग शुद्ध हिंदी जानते हैं? जिनको नहीं पता, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, पर हिंदी कहीं ना कहीं भारत की मातृभाषा है, क्योंकि ये वो जननी भाषा है जिससे कई भाषाओं का या भारत की अधिकतर भाषाओं का जन्म हुआ है।
एनीवेज ठीक है, मान लो कि आप लोग हिंदी पढ़ रहे हो अब, ठीक है। अब हिंदी में क्या होता है कि अब आपको शुद्ध हिंदी तो नहीं आती, हम सब हिंदी तो जोड़ तोड़ के बोलते हैं ना, कि जैसे कि अरे मैं वहाँ गया, आई फेल्ट वेरी एक्साइटेड, या अरे बहुत गर्मी हो रही है, फ़ैन चलाओ ना, फ़ैन तो इंग्लिश वर्ड है। यानी कि होता क्या है कि बोलचाल की भाषा में हम शुद्ध हिंदी कभी यूज़ नहीं करते, कहीं ना कहीं हम इंग्लिश यूज़ करते हैं। अब फ़ैन तो थोड़ा एक्सट्रीम एग्जाम्पल हो गया, काफ़ी लोग तो मतलब गर्मी जैसे शब्द भी नहीं यूज़ करते हैं, है ना। हीट कितना बढ़ गया है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जबकि वो शुद्ध हिंदी वर्ड्स हैं उनके लिए, तापमान वगैरह ये सारी चीज़ें, पर वो नहीं यूज़ करते। अब देख, पर इसका ये मतलब तो नहीं ना कि आप सब लोग जो ऐसा करते हैं वो अपढ़ है या अनपढ़ है, बिल्कुल नहीं ना। ज़्यादातर लोग हिंदी शुद्ध नहीं बोलते, इंग्लिश भी शुद्ध नहीं बोलते पूरी फ्लुएंसी के साथ जैसे विदेशी लोग बोलते हैं। एक्सेंट तो नहीं, पर फ्लुएंसी होनी चाहिए। वो हिंदी और इंग्लिश के बीच की लैंग्वेज हिंग्लिश ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर कोई हिंग्लिश बोल रहा है या फिर थोड़ी मतलब उतनी मैच्योर लैंग्वेज नहीं बोल रहा, हिंग्लिश बोल रहा है, तो इसका ये मतलब तो नहीं ना कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है। तो उसी तरीके से लेखक भी बोल रहे हैं कि देखो यार, भाषा जो है उसका अल्टीमेट पर्पस या परम उद्देश्य जो है वो है अपनी बातें सामने वाले तक पहुंचाना, अपने विचार, अपनी भावनाओं को, अपनी भावनाएं सामने वाले तक पहुंचाना, है ना। और लोग हमेशा थोड़ी है कि हमेशा लोग जो है वो शुद्ध हिंदी में या शुद्ध अंग्रेजी में ही बात करेंगे। लोग जो है, अब जैसे देखो फॉर एग्जांपल हम लोग भी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, लेकिन अब जब कहीं एग्ज़ाम में लिखना होगा या इंटरव्यू में जाना होगा तो या तो हम इंग्लिश बोलेंगे या हिंदी ही लिखेंगे। अरे पर हर बार ज़रूरी थोड़ी है ना कि नहीं नहीं एक भाषा बोल रहे हो तो उसी को कंटिन्यू करो, क्या क्या इसमें कोई मतलब ज़बरदस्ती तो नहीं है ना। तो अगर नाटकों में स्त्रियों के कुछ डायलॉग्स प्राकृत में हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो अपढ़ हैं, क्योंकि जो नाटक में क्या होता है कि स्त्रियां जो है वो उनके रोज़मर्रा की कहानी है। तो रोज़ रोज़ कोई अब अपने घर में भी हम संस्कृत बोले क्या, ऐसा थोड़ी है। आप में से कितने लोग अपने घर में शुद्ध हिंदी बोलते हो, या आप में से कितने लोग अपने घर में सिर्फ इंग्लिश ही बोलते हो। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर लेकिन हाँ मतलब संस्कृत नहीं बोलना ठीक है, लेकिन औरतें प्राकृत बोलती थी, वो एक भाषा तो पूरी बोलती थी ना। देखो प्राकृत भाषा जो है वो संस्कृत से ही बनाई गई है, तो वो एक तरीके से संस्कृत का खराब वर्जन है। जैसे हिंदी और इंग्लिश का खराब वर्जन हिंग्लिश है ना, कि वो ना तो प्रॉपर हिंदी है ना प्रॉपर इंग्लिश है, वैसे संस्कृत का खराब वर्जन जो है वो प्राकृत है। तो जैसे अगर आप हिंग्लिश बोलते हो घर में, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बात करते हो, तो इसका ये मतलब तो नहीं है आप अनपढ़ हो। उसी तरीके से अगर औरतें उनके नाटक में तो उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी ही दिखाई जाती है, अगर वो मतलब प्राकृत भाषा बोलती हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो अपढ़ हैं, है ना। तो लेखक अल्टीमेटली ये कहते हैं कि उस समय भी लोग तोड़ मोड़ कर भाषा बोला करते थे। उसके बाद लेखक आगे कहते हैं कि उत्तर रामचरित्र रामायण में, है ना, उत्तर रामचरित्र में आप जिनको नहीं पता है ना, रामचरित्र मानस जो है एक काव्य है, उत्तर रामचरित्र भी एक काव्य है, जिसमें माता सीता के वनगमन और लवकुश जन्म की कथाएं लिखी गई हैं। तो उत्तर रामचरित्र में ये बताया गया है कि ऋषियों की पत्नियों को वेदांता का भी ज्ञान था। अब वेदांता का ज्ञान यानी कि क्या, द अल्टीमेट नॉलेज, द एसेंस ऑफ ऑल वेदास, यानी कि परम ज्ञान, परमा ज्ञान प्राप्त कर लेना, है ना। जैसे एक परम परमात्मा होता है परमात्मा, वैसे परमा ज्ञान, परम ज्ञान, कि इसके ऊपर कोई नॉलेज नहीं है, इसके ऊपर जानने के लिए अब कुछ बच नहीं जाता, क्योंकि आपने अगर ये जान लिया तो आपने सब जान लिया एक तरीके से। तो वो कहते हैं कि यार देखो, स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी पहले ज़माने में, है ना। ये तो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्त्रियां पहले ज़माने में पढ़ी लिखी होती थी। उसका एक प्रमाण वो देते हैं कि पहले बात जो लोग ये कहते हैं कि प्राकृत बोलना या संस्कृत का डिग्रेडेड वर्जन बोलना अनपढ़ होने का प्रमाण है, ये सही नहीं है। आज भी हम लोग शुद्ध भाषा नहीं यूज़ करते, तो इसका ये मतलब थोड़ी हम भी अनपढ़ हैं, है ना। दूसरा तर्क वो ये देते हैं कि उत्तर रामचरित्र में ये कहा गया है कि कई ऋषियों की पत्नियां, वो तो स्त्री हैं, उनको वेदांता का ज्ञान था। वेदांता का ज्ञान कब आएगा, जब आप वेदों को पढ़ोगे। जब तक आप चारों वेदों को पढ़ोगे नहीं, चांस ही नहीं कि वेदांता का ज्ञान आएगा। अब चारों वेद तो संस्कृत में लिखे गए तो आनी चाहिए, तभी तो संस्कृत में जो लिखा है वो पढ़ोगे, है ना। तो ये स्त्रियां संस्कृत जानती थी। फिर वो कहते हैं कि कालिदास जी के नाटकों के ज़माने में सारे लोग संस्कृत ही बोलते थे और प्राकृत नहीं, पहले इसका कोई सबूत तो दे दे, है ना। कि अब देखो कालिदास जी जो है, मैंने बोला था कि तुलसीदास जी जो है,
तुलसीदास जी जो हैं वो जो है अपनी भाषा ब्रज भाषा या अवधी में लिखते थे। कालिदास जी तुलसीदास जी से भी पहले के कवि हैं। कालिदास जी जो हैं वो संस्कृत में नाटक लिखते थे। उन्हीं के कुछ नाटकों में आप देखेंगे कि पुरुष जो हैं एक दो वो संस्कृत का प्रयोग करते हैं, पर स्त्रियां सब प्राकृत की का ही प्रयोग करती हैं। तो एनीवेज, तो वो कहते हैं कि देखो, कालिदास जी ने जिस समय अपने नाटक लिखे थे उस समय क्या सभी लोगों को संस्कृत आती थी? इस बात का आप मेरे को सबूत दे दो। यार ऐसा भी तो हो सकता है कि ऋषि मुनि और बहुत पढ़े लिखे राजा महाराजाओं को छोड़ करके बाकी सारे लोग प्राकृत ही बोलते हो और हर किसी को संस्कृत आती नहीं हो। जैसे आज तो बच्चों हर किसी को इंग्लिश आती है, राइट? एटलीस्ट लोग समझ तो जाते हैं। पर 1947 से पहले के भारत में इतने सारी चीज़ों नहीं आती थी लोगों को उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती थी जितनी अच्छी इंग्लिश अब आती है लोगों को, राइट? तो वो यही कहते हैं कि प्राकृत जो है हो सकता है कि उस समय वो आम बोलचाल की भाषा हो, इसलिए उन्होंने स्त्रियों के भी डायलॉग्स प्राकृत में लिखे। उस जमाने में प्राकृत भाषा प्रचलित भाषा थी, तभी बौद्धों और जैनों के कई ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, है ना? कि भगवान गौतम बुद्ध और भगवान महावीर के धर्म के कई ग्रंथ, अब सोचो किसी धर्म का ग्रंथ प्राकृत में लिखा गया। इसका ही मतलब तो ये है ना कि उस समय बहुत सारे लोग प्राकृत बोलते और समझते थे, तभी वो समझ पाए, इसीलिए बौद्ध के और जैन धर्म के कई ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा में नहीं लिखे गए, है ना? फिर वो कहते हैं कि शाक्य मुनि, है ना? शाक्य मुनि भगवान बुद्ध का ही दूसरा नाम है ना? जैसे कि रघुनंदन और श्री राम एक ही है ना? मुरलीधर और श्री कृष्ण एक ही है, वैसे शाक्य मुनि या भगवान गौतम बुद्ध जो हैं वो एक ही है। शाक्य मुनि या भगवान बुद्ध के चेलों ने प्राकृत भाषा में ही धर्म के उपदेश दिए, है ना? अब इससे हमें ये समझ में आता है कि देखो, धर्म के उपदेश वो कब देते थे? जब वो किसी गांव में या कस्बे में जाते थे, तो वहाँ जाके कहीं पर भी बैठ करके वो धर्म का उपदेश लोगों को देते थे। अब उस गांव की उस कस्बे के लोग तो आएंगे सुनने के लिए, अब वो भी प्राकृत में बोलते थे, है ना? तो मतलब ज़रूरी थोड़ी खाली स्त्रियाँ आएंगी, बहुत लोग आते थे सुनने के लिए। अगर वो भी प्राकृत भाषा यूज़ कर रहे हैं अपने प्रवचन देने के लिए, तो इसका ये मतलब है कि उस समय के ज़्यादातर लोग प्राकृत भाषा ही समझते थे। प्राकृत भाषा सर्वसाधारण की भाषा थी, यानी कि ज़्यादातर लोग जो हैं प्राकृत भाषा को ही समझते थे। आगे वो ये भी कहते हैं कि बुद्धिस्ट ग्रंथ, यानी कि भगवान गौतम बुद्ध जी का बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है, जैसे हिंदुओं का ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है, वैसे बुद्धिस्टों का या बौद्धों का ग्रंथ है त्रिपिटक। काफ़ी लोगों को ये बातें नहीं पता होती। त्रिपिटक जो है वो भी प्राकृत भाषा में, यानी कि बौद्ध धर्म का पूरा ग्रंथ ही प्राकृत भाषा में। उन्होंने प्रवचन तो दिए प्राकृत भाषा में, और उन्होंने और चीज़ें लिखी, अपनी कहानियाँ लिखी, पर अपना जो सबसे बड़ा ग्रंथ है बौद्ध धर्म ने, वो भी प्राकृत भाषा में लिखा गया है, संस्कृत में नहीं लिखा गया। तो प्राकृत भाषा बोलना और लिखना अशिक्षित होने का प्रमाण कैसे है? तो वो जितने फॉलोअर्स, जितने भी बौद्ध धर्म के मानने वाले थे, क्या वो सब अपढ़ थे? है ना? ये बात कहना सही नहीं है। फिर वो आगे कहते हैं कि जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य जैसे ग्रंथ बनाए थे, यदि वे अपढ़ है तब तो हम सब भी अपढ़ ही हैं। जिनको नहीं पता, है ना, गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य, ये सारे ग्रंथ स्त्रियों के द्वारा लिखे गए हैं। तो अगर ये सारे स्त्रियां अपढ़ हैं और इन्होंने ये भी तो, और अगर स्त्रियों को हम अपढ़ मानते हैं, तो जिस स्त्री ने गाथा सप्तशती लिखी है हम उसको भी अपढ़ कहेंगे, जिस स्त्री ने सेतुबंध महाकाव्य लिखा है उसको भी अपढ़ कहेंगे। तब तो यार मैं तो संपादक हूँ सरस्वती पत्रिका का, आज के ज़माने का बड़े से बड़ा संपादक, एडिटर भी हिंदी का अपढ़ हो जाएगा, है ना? देखो, डिबेट इस बात पे चल रही है कि पुराने ज़माने में कुछ लोगों का मानना है कि औरतें अनपढ़ रहा करती थी, वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करती थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, ये सच नहीं है। ऋषियों की पत्नियों ने वेद पढ़े थे, उनको वेदांता का ज्ञान था। वो कह रहे हैं कि प्राकृत बोलने वाले जो हैं उस समय बौद्ध धर्म के जो प्रेरक थे, बौद्ध धर्म के प्रचारक भी, और गौतम बुद्ध के शिष्य प्राकृत में प्रवचन देते थे। बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, है ना? और कुछ स्त्रियों ने बड़े बड़े महाकाव्य लिखे हैं, जैसे सेतुबंध महाकाव्य, है ना, प्राकृत में लिखा है, माफ़ करना, सेतुबंध महाकाव्य संस्कृत में लिखा है। तो जिस स्त्री ने लिखा, अगर किसी स्त्री को संस्कृत नहीं आती थी, तो उस स्त्री को कैसे आती है जिसने सेतुबंध महाकाव्य लिखा है ना? तो यही कहते हैं कि ये सारी बातें सही नहीं है।
जैसा मैंने आपको बताया था, हिंदी इंग्लिश या हिंदी बांग्ला, ये सारी आज की प्राकृत भाषा है। तो यही कहते हैं कि जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र के नियम बनाए थे, कि जब जो है नाटक के या नाटक लिखने शुरू किए थे पुराने ज़माने के आचार्यों ने, तब ज़्यादातर लोगों को संस्कृत की जानकारी नहीं थी। इसलिए कुछ गिने चुने डायलॉग्स कुछ गिने चुने लोगों के संस्कृत के नाटकों में संस्कृत में लिखे जाते थे। बाकी लोगों के नाटक सर्वसाधारण की भाषा या वो लैंग्वेज जिसे ज़्यादातर लोग समझ सकते हैं, प्राकृत, उसमें लिखे जाते थे, है ना। आगे वो कहते हैं कि उस समय स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं था, यानी कि स्त्रियों के लिए कोई अलग से, जैसे गर्ल्स हाई स्कूल हो गया, है ना। जैसे अगर आपके यही चैप्टर में, एक माफ़ करना, आपके सिलेबस में एक और पार्ट है, एक कहानी यह भी, जिसकी लेखिका है मधु भंडारी जी। तो उसमें ये कहा गया है कि वो एक गर्ल्स हाई स्कूल में जाती थी जिसका नाम था सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, मतलब वो सिर्फ लड़कियों का स्कूल था। तो सिर्फ स्त्रियों के लिए तो कोई महाविद्यालय का होगा ऐसा उच्चारण कहीं नहीं किया गया है। जैसे अगर आप कोई भी पौराणिक ग्रंथ देखेंगे हिंदुस्तान का या हिंदुओं का, तो उसमें कहीं भी आपको किसी ऐसे विद्यालय का या किसी ऐसी शिक्षा प्रणाली का जिक्र नहीं मिलेगा जो केवल स्त्रियों के लिए हो। तो लेखक यही कह रहे हैं, हाँ लेकिन इसका ये मतलब तो थोड़ी है कि स्त्रियां अनपढ़ थी। अरे अलग से स्त्रियों के लिए कोई शिक्षा प्रणाली नहीं थी, ये तो हो सकता है ना कि वो पुरुषों के साथ ही शिक्षा लेती हो, क्योंकि अलग से स्त्रियों की कोई शिक्षा प्रणाली हमको नहीं दिख रही ग्रंथों में। इसका ये मतलब तो थोड़ी है ना कि वो स्त्रियां जो हैं वो अनपढ़ थी। अब वो एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि देखो, रामायण में इस बात का खास तौर पे जिक्र किया गया है, यहाँ तक कि रामचरितमानस में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि पुष्पक विमान हुआ करता था, है ना। पुष्पक विमान का उल्लेख है। पुष्पक विमान श्री रामचंद्र जी ने उसका उपयोग किया था लंका से अयोध्या आने के लिए। उसका उपयोग करके रावण सीता मैया को या माता जानकी को, माता जानकी और माता सीता दोनों एक ही हैं, उनको माता जानकी को हर ले आए थे। तो विमान का जिक्र तो है, पर कहीं पर भी क्या ये बताया गया है कि विमान बनाना कैसे है, या फिर इस विमान की किसी इंजीनियरिंग स्कूल का जिक्र है, किसी ऐसे विद्यालय का जहाँ पे विमान बनाने की कला सिखाई जाती है? ऐसा कुछ तो नहीं लिखा गया है। क्या इसका ये मतलब है कि पुष्पक विमान नहीं था? जी वो बिल्कुल था, पुष्पक विमान था। राम सेतु के भी कई प्रमाण मिल चुके हैं लोगों को। एनीवेज पॉइंट यहाँ पे ये है बच्चों, कि क्योंकि अलग सा कोई आपको शिक्षा प्रणाली, अलग से कोई आपको करिकुलम या सिलेबस का जिक्र नहीं मिला, जो अलग से किसी स्कूल का जिक्र नहीं मिला जो सिर्फ स्त्रियों के लिए हो, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी उस समय। तो यही कहते हैं कि स्त्रियां जो हैं वो पढ़ी लिखी होती थी, और स्त्रियां हर प्रकार के खेल भी खेलती थी। स्त्रियों का पढ़ना लिखना भी बहुत ज़रूरी है ना। और वो ये भी कहते हैं कि ये भी तो हो सकता है ना, कि हो सकता है कि स्त्रियों के लिए अलग से एक कुछ सिलेबस हो, स्त्रियों के लिए अलग से पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो, उनके लिए अलग से विश्वविद्यालय हो। पर ये भी तो हो सकता है कि इतने साल हो गए, इतने सारे लोग हमारे देश पे आक्रमण करके जा चुके हैं, इस देश की संस्कृति को तो नहीं पर इस देश का धन लूट करके जा चुके हैं। तो हो सकता है कि इतने आक्रमणों की वजह से या इतने सालों में वो सबूत कहीं नष्ट हो गए हो, और सच में ये स्त्रियों का शिक्षण जो है उसके लिए पहले एक अलग प्रणाली होती होगी, है ना। तो ये कह देना कि नहीं नहीं स्त्रियों का कोई अलग प्रणाली नहीं है, स्त्रियां पहले पूरी अनपढ़ ही रहती थी, ये सही बात, अपढ़ ही रहती थी, ये सही बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। फिर वो ये भी कहते हैं कि माफ़ कीजिए, कई प्रगल्भ पंडिताइनों के नाम भी इस संस्कृति में है। प्रगल्भ मतलब प्रतिभावान, प्रतिभावान यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट हो। कि आप देखेंगे कि ये जो वो संस्कृति है, भारत संस्कृति, जैसे मैंने कहा यहाँ पे देवियाँ देवों से कई बार अधिक पूज्य हैं, ठीक है। देवों के देव की बात अलग है, पर ज़्यादातर देवियाँ जो है वो संख्या में भी ज़्यादा है, और देवियाँ भी देवों से अधिक पूज्य हैं। एनीवेज बच्चों, तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि देवियाँ जो है वो अधिक पूज्य है। तो ये वो संस्कृति है जहाँ पे कई पंडिताइनों के नाम दिए गए हैं, कई ऐसी स्त्रियों का नाम दिया गया है जिन्होंने पांडित्य अर्जित कर लिया है, वेदांता को जानती हैं, ठीक है। परंतु फिर भी लोग उन्हें अनदेखा करते हैं और भारतीय स्त्रियों से अपढ़ होने की अपेक्षा रखते हैं। ऐसे तर्कों पर मैं बलिहारी, यानी कि ऐसे तर्कों पर मेरा व्यंग्य है। ऐसे तर्कों को मैं क्या कहूँ, वो ऐसे तर्कों को हंस करके टाल देते हैं, ठीक है।
कि ये वो सभ्यता है जहाँ पे एक से बढ़कर एक ऐसी स्त्रियों का जिक्र किया गया है जो बड़े से बड़े ज्ञान को रखती थी। ऐसे ज्ञान को जो मतलब जिन्होंने काफ़ी रचनाएं की संस्कृत भाषा में, साथ ही साथ जिन्होंने काफ़ी कुछ किया संस्कृत भाषा के लिए, और पंडिताई ने यानी कि जिन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया वेदों को पढ़ करके। ठीक है, तो ऐसी स्त्रियां जिस संस्कृति में है, जिस सभ्यता में ऐसी स्त्रियों का जन्म हुआ, अगर उसी सभ्यता के लोग ये सोचे कि ना 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 पुराने ज़माने में स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। ऐसे लोगों पर मैं बलिहारी तो ऐसे लोगों को मतलब उन पर ये कटाक्ष कर रहे हैं, हंस करके उनकी बात जो है वो टाल रहे हैं, उनके ऊपर व्यंग कर रहे हैं। ठीक है, फिर वो आगे ये भी कहते हैं कि देखो, हिंदुओं का मानना है कि वेद जो हैं वो मनुष्य द्वारा रचित नहीं है, सभी वेदों की रचना स्वयं ईश्वर ने की है। जिनको नहीं पता, हिंदू संस्कृति में जितना भी लिटरेचर है पूरा, जितने जितने भी लिखित चीज़ें हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है, एक श्रुति, दूसरा स्मृति। श्रुति यानी कि वो जिसे किसी इंसान ने नहीं लिखा, जिसकी रचना में किसी आम मनुष्य का कोई योगदान नहीं है, जो स्वयं ईश्वर की ओर से आया हो, ईश्वर ने लिखा हो, जैसे कि वेद। स्मृति यानी कि जैसे रामायण महाभारत, जिसे ऐसा नहीं है कि किसी मनुष्य ने उसे लिखा है, पर मनुष्य की स्मृतियों में वो है, यानी कि लोगों ने रामायण महाभारत होते हुए देखा है, ये हो चुका है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे होंगे जो उस वॉर में बच गए होंगे, जैसे कि 5 पांडव बच गए थे, है ना। और कुछ हो सकते हैं, कुछ बहुत लकी सोल्जर्स होंगे जो बच गए होंगे, है ना। काफ़ी वॉरियर्स थे, कुछ लोग बच गए। तो लोगों की स्मृतियों में, यानी कि महाभारत होते हुए लोगों ने देखा है, पर वेदों की रचना होते हुए किसी ने नहीं देखा। इसलिए इसे श्रुति कहा गया है कि ये स्वयं ईश्वर ने भेजे हैं, ये ईश्वर की लिखी हुई चीज़ें हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि वेदों को तो हिंदू जो है वो ये मानते हैं कि ईश्वर द्वारा की गई रचना है, क्योंकि वो श्रुति है, स्मृति नहीं। तो वेदों में तो वेद मंत्र के दर्शन स्त्रियों देवियों से कराए गए हैं, और फिर भी हम स्त्रियों को क ख ग पढ़ने से रोक रहे हैं या क ख ग पढ़ाने से पाप समझ रहे हैं। ये तो सरासर मूर्खता है ना। ऐसे तो बच्चों, मैंने भी वेद पढ़े नहीं हैं, पर जितना मुझे हिंदी का ज्ञान है, अगर मैं उस दृष्टिकोण से या उसके बेसिस पे भी आपको बताऊं, तो वेदों में देवियों के, जैसा मैंने कहा, देखो इस सभ्यता में देवियाँ कई हैं, है ना, और देव जो हैं इतने नहीं हैं। अब इससे क्या है सर, नंबर होने से क्या होता है, ऐसी बात नहीं है। देखो, देवियों का बहुत बड़ा योगदान है। रामानुजन जी, उनके पीछे भी माता देवी का आशीर्वाद था और उनका अपना जीनियस था, है ना। और कालिदास जी, तुलसीदास जी की खास तौर पे बात, जिन्हें नहीं पता, तुलसीदास जी के भी पीछे कमाल की कहानी है, वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। कहानी ये है कि वो भी काली माता की कृपा से ही इतने अच्छे लेखक, इतने अच्छे मतलब रचयिता बन गए कि वो बैठे बैठे काव्य रच देते थे, और बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ सोचे, वो जब बोलना शुरू करते थे तो लाइनें पदबंद पंक्तियों में बन करके निकलती थी उनके मुंह से, मानो कोई गीत गा रहा है जिसका रियाज वो सालों से कर चुका हो। मतलब इतना अच्छा टैलेंट था उनके अंदर। तो देवियाँ जो हैं उनका जिक्र किया गया है वेदों में, है ना। और क्या कहा गया है कि वेदों में मतलब देवियों से कराया गया है, क्या कराया गया है, वेद मंत्रों के दर्शन। वेद मंत्र जो है उसके दर्शन जो है वो स्त्रियों से कराए गए हैं। इसका मतलब ये कि स्त्रियों के माध्यम से, यानी कि कई देवियों का जिक्र किया गया है। ज़्यादातर वेद के मंत्र जो हैं वो अलग अलग देवी देवताओं, अब देवियाँ ज़्यादा हैं तो ज़्यादातर देवियों को जगाने के लिए या देवियों के बारे में है। ठीक है, देवियों के बारे में काफ़ी चीज़ें लिखी गई हैं। और फिर वो आगे ये भी कहते हैं कि स्त्रियों को ना पढ़ाना ये तो बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ी मूर्खता है। शीला और विद्या, है ना, वो दो स्त्रियों का उदाहरण देते हैं। ये दोनों ऋषि पत्नियाँ थी, है ना। साथ ही साथ जो है ये श्रंगध पद्धति में, यानी कि श्रंग पद्धति, जिनको नहीं पता क्या है, श्रृंग पद्धति में इनकी कविताएं हैं, है ना। शीला और विद्या, देखो ये कुछ जो ऋषि थे पौराणिक भारत के, उतनी उनकी पत्नियां थी। इन्होंने संस्कृत में कई कविताएं लिखी, है ना। इनकी कविताएं जो हैं वो कई जगह आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। फिर वो आगे ये भी कहते हैं कि त्रिपिटक, फिर से बौद्ध धर्म का जिक्र हुआ, कि बौद्ध ग्रंथ जो है त्रिपिटक, जो कि स्वयं गौतम बुद्ध का ग्रंथ है, उनके धर्म का ग्रंथ है, उसमें भी आप देखेंगे कि थेरी कथा में, है ना,
थेरीगता क्या होता है कि थेरीगता सबसे पहला कलेक्शन है स्त्रियों के काम का, जिसे थेरीगता या थेरीगथा कुछ लोग इंग्लिश में कहते हैं, आप सर्च कर सकते हैं। थेरीगता में ये होता है कि स्त्रियां जो हैं उनके द्वारा लिखी गई कहानियाँ, उनके द्वारा लिखी गई कविताएं, उनके द्वारा लिखे गए डायलॉग्स या वक्तव्य जो हैं वो लिखे जाते हैं, और उसका एक पूरा मतलब कलेक्शन है एक तरीके से। तो यही कहती हैं कि देखो, शीला और विद्या नाम की स्त्रियां जो बड़े बड़े पंडितों की पत्नी थी, खुद पंडिताइनें थी, उन्हें संस्कृत का ज्ञान था, वेदों का ज्ञान था, उन्होंने बड़े बड़े पंडितों से अर्थशास्त्र किए हैं, अर्थशास्त्र यानी कि डिबेट किया है अर्थ के ऊपर, लॉजिकल डिबेट होनी चाहिए, इलॉजिकल नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ वो ये कहते हैं कि स्त्रियां जो हैं वो काफ़ी, मतलब फिर वो और एक एग्जाम्पल देती हैं कि मतलब जो पद्धति है, मतलब कई स्त्रियों की कविताएं जो हैं उनकी रचना हो गई है, कई स्त्रियों की कविताएं जो हैं वो आप बड़ी सरलता से श्रृंगधा पद्धति में देख सकते हैं। फिर वो कहते हैं श्रृंगधा पद्धति पे विश्वास नहीं है तो त्रिपिटक, जो कि एक धर्म का महान ग्रंथ है, उसमें थेरीगथा नाम का एक अलग से पूरा सेक्शन है जिसमें केवल बुद्धिस्ट महिलाओं की रचनाएं हैं। अगर ये सब सारी स्त्रियां पहले अपढ़ होती थी तो इन सब महिलाओं ने थेरीगथा में या फिर इन्होंने अपने श्रृंग पद्धति में ये सारी रचनाएं जो हैं वो कैसे करती। इसलिए स्त्रियों को मूर्ख कहना ये तो मूर्खता है, ठीक है। कौन, अब यहाँ देखिए जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, कौन विज्ञ ऐसी बात मुख से निकालेगा, विज्ञ यानी कि कौन मूर्ख ऐसी बात अपने मुख से निकालेगा, और कि स्त्रियां अनपढ़ हुआ करती थी, और अगर कोई निकालेगा तो भी मानेगा कौन, ठीक है। आगे वो क्या कहती हैं, अत्रि की पत्नी, अब ऊपर अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्या देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करती रही। अत्रि की पत्नी, अब ये भी एक छोटी सी, बहुत छोटी सी कहानी है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ताकि थोड़ा आपका इंटरेस्ट भी जो है वो बना रहे, ठीक है। अब अत्रि की जो पत्नी, अत्रि जो एक ऋषि थे, उनकी पत्नी का नाम था अनसुया। अनसुया जो है वो सबसे दिग्गज मतलब, मैं क्या कहूँ, मैं ऋषि नहीं कह सकता, मुनि नहीं कह सकता, सबसे दिग्गज मनुष्यों में से एक थे। यानी कि अनसुया जो है वो एक स्त्री का धर्म इतने अच्छी तरीके से निभाती थी, और सिर्फ स्त्री का नहीं, वो धर्म को एज इट इज़ इतनी अच्छे तरीके से जानती थी कि स्वयं त्रिदेवियाँ जो हैं, यानी कि भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा की जो पत्नियां हैं वो उनसे बहुत प्रसन्न थी, और उन्होंने अपने पतियों को भेजा, यानी कि स्वयं त्रिदेव जो हैं वो स्वयं गए थे इस अनसुया नाम की इन अनसुया माता के पास, और उनकी परीक्षा ली उन्होंने, और इसमें भी वो पास हो गए। वो परीक्षा कैसे ली, अब वो लंबी कहानी तो फिलहाल मैं आपको नहीं बताऊंगा, पर आपको इतना समझ में आना चाहिए कि अनसुया जी जो हैं वो ऋषि अत्रि की पत्नी, या अगर आप उन्हें उनका नाम नहीं याद करना चाहते तो ऋषि अत्रि की पत्नी, उन्होंने धर्म की व्याख्या की थी, और वो धर्म में इतनी प्रबल थी कि स्वयं त्रिदेव जो थे उनके बारे में जानते थे, उनसे भली भांति परिचित थे, ठीक है। तो ये एक कमाल की बात थी। अब आगे आपको पता होना चाहिए कि गर्गी का जिक्र वो करते हैं, ठीक है। पहले आप यहाँ देखिए, अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्या देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करती थी, वो धर्म को जानती थी, संस्कृत में भी वो बोलती थी, वो काफ़ी पढ़ी लिखी थी। गर्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा देती थी, है ना, वो भी एक स्त्री थी। गर्गी मतलब शी वॉज एन एंशियंट इंडियन फिलोसोफर, यानी कि वो पौराणिक भारत की एक बहुत ही ज्ञानी या महाज्ञानी स्त्री आप कह सकते हैं, ठीक है। और वैदिक काल में इन्हें ब्रह्मवादिनी की उपाधि दी गई है। ब्रह्मवादिनी यानी कि वो, जिसे ये सब चैप्टर में नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। चैप्टर में अत्रि की पत्नी का जिक्र किया गया है जो आप यहाँ देख सकते हैं, जिन्होंने धर्म पर व्याख्या दी। देखिए, गार्गी का जिक्र किया गया है, जिन्होंने बड़े बड़े पंडितों से, जिन्होंने ब्रह्मवाद में बड़े बड़े पंडितों को, बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को अर्थशास्त्र में हरा दिया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मंडन मिश्र की सहधर्मचारिणी ने शंकराचार्य के छुड़ा दिए, ठीक है। मंडन मिश्र की सहधर्मचारिणी ने शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दिए। मतलब ये भी एक कमाल की कहानी है, काश मैं आपको पूरी कहानी बता पाता, पर एनीवेज कहानी आपको बस इतनी समझनी, चलो थोड़ी सी बता देता हूँ, ठीक है, ताकि इंटरेस्ट भी जो है बना रहे। बच्चों, इस सभ्यता में एक ऐसा समय आया था जब आदि शंकरा, या जिन्हें शंकराचार्य कहा जाता है,
वो सबसे बड़े दिग्गजों में से एक माने जाते हैं। यदि आज भी कोई भारतीय संस्कृति के महानतम पुरुषों या महानतम व्यक्तियों की ओर देखेगा तो आदि शंकराजी उसमें ज़रूर आएंगे। बिल्कुल श्री राम की तरह, अंगराज कर्ण की तरह, किसी की तरह भी, मतलब वो सबसे महान लोगों में से एक थे। अब हुआ ये कि एक दिन आदि शंकराजी जो है वो मंडन मिश्रा नाम के एक शख्स थे, एक ब्राह्मण थे, जिनसे वो अर्थशास्त्र कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे। अब होता ये था कि आदि शंकराजी स्वयं इतने बड़े ज्ञानी थे कि वो मतलब डिबेट्स में यूजुअली नहीं पढ़ते थे, वाद विवाद में, पर इस बार क्योंकि आवश्यकता पड़ गई तो उन्होंने बात करनी शुरू की। और वो अपनी बात से इतनी स्मार्टली कर रहे थे कि वो अपनी बात से मंडन मिश्रा जी की ज़्यादातर बातों को काट दे रहे थे, ठीक है। अब मंडन मिश्रा जी जो है वो विपत्ति में पड़ गए कि अब देखो ये आपके सम्मान की बात है ना, कि आप किसी से विवाद कर रहे हो, किसी को तर्क दे रहे हो, और सामने वाला काफ़ी बुद्धिमानी से और आपसे ज़्यादा ज्ञानी है, इसलिए वो आपके सारे तर्क काट रहा है। तो अब होता ये है बच्चों की मंडन मिश्रा हारने लगते हैं धीरे 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 करके। अब वो एक टाइम ऐसा आता है कि आदि शंकराचार्य जी के तर्कों का कोई जवाब ही नहीं होता मंडन मिश्रा के पास। अब मंडन मिश्रा हार जाते हैं, वो लज्जित हो जाते हैं। तभी मंडन मिश्रा की पत्नी जो है ना, वो सामने आ जाती हैं। वो कहती हैं कि देखो, तुमने मेरे पति को हराया, मैं मेरे पति की अर्धांगिनी हूँ, यानी कि मैं मेरे पति का आधा हिस्सा हूँ। तुमने अभी सिर्फ आधे को हराया है, आधे को हराना बाकी है, इसलिए अगर तुम्हें इन्हें हराना है तो तुम्हें मुझे भी हराना पड़ेगा। अब ये कैसा अजीब सा लॉजिक है, पर क्या कर सकते हैं। तो आदि शंकराचार्य जी कुछ कह नहीं पाते और उनकी पत्नी भी विवाद में घुस जाती हैं। अब होता क्या है कि विवाद जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होता है कि आदि शंकराचार्य जी इतने बड़े ज्ञानी होते हैं कि आप उनसे विवाद नहीं कर सकते, वो स्वयं ब्रह्म ज्ञानी हैं, वो सारी चीज़ें जानते हैं। अब धीरे धीरे आदि शंकराचार्य जी के सामने मंडन मिश्रा जी की पत्नी भी समझ जाती है कि मैं इन्हें अर्थशास्त्र में हरा नहीं सकती। तो अब वो टॉपिक चेंज करती है। वो जानती है कि आदि शंकराचार्य जी जो है वो एक ब्राह्मण है। ब्राह्मण क्या मतलब, वो जन्म से ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण यानी कि ईश्वर का अंश। वो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी यानी कि क्या, यानी कि जिसने जीवन में कभी विवाह नहीं किया, ब्रह्मचर्य का निर्वहन किया। अब जिसने कभी शादी नहीं की, उसे शादीशुदा जीवन के बारे में क्या पता होगा। तो कहानी इस तरीके से आगे बढ़ती है कि वो अब आदि शंकराचार्य जी से मतलब ह्यूमन सेक्सुअलिटी के ऊपर क्वेश्चंस पूछने लगती हैं। वो आदि शंकराचार्य जी से ऐसे कठिन सवाल पूछती हैं, मतलब कि आदि शंकराचार्य जी थोड़े से सकपका जाते हैं, क्योंकि आप उनसे समाज के बारे में पूछो, आप उनसे विश्व के बारे में पूछो, आप उनसे ब्रह्मांड के बारे में पूछो, वो बता सकते हैं, पर मतलब पारिवारिक जीवन के बारे में अगर आप उनसे सवाल पूछोगे तो वो कैसे आपको बता सकते हैं, क्योंकि वो खुद एक ब्रह्मचारी हैं, है ना। तो इस तरीके से काफ़ी स्मार्टली उन्होंने चीज़ों को आंसर किया। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये एथिकल नहीं था, अनएथिकल था, पर उन्होंने एक रास्ता ज़रूर निकाल दिया आदि शंकराचार्य जी को अर्थशास्त्र में हराने का। पर एनीवेज मैं आपको पूरी कहानी नहीं बता रहा। पूरी कहानी ये होती है कि वो हरा नहीं पाती है। आदि शंकराचार्य जी उस डिबेट को छोड़ देते हैं और वो कहते हैं मैं इस डिबेट को कंटिन्यू करूंगा आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने का मुझे समय चाहिए। इस 1 महीने में वो एक दूर गुफा में जाते हैं। और देखो ये भारतीय संस्कृति है, ठीक है। तुम चाहे मानो, सुन लो तुम्हारी बात हो रही है, तुम चाहे मानो या ना मानो, ये संस्कृति यही कहती है सत्य सूर्य की तरह होता है, आंख बंद रखो खुली रखो रोशनी दिखाई देती है। तो ऐसा भी संस्कृति में काफ़ी दिव्य लोग जन्म हुए हैं। तो देखो एक ऐसा भी समय था जब अपना शरीर छोड़ करके दूसरे के शरीर में जाना कोई बड़ी बात नहीं थी इस संस्कृति में। तो आदि शंकराचार्य जी ने अपने कुछ स्टूडेंट्स को गैदर किया, वो वहाँ गए और उन्होंने बोला कि देखो अब मैं अपना शरीर कुछ समय के लिए छोड़ूंगा और इस शरीर का तुम्हें ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। आसपास एक राजा की मृत्यु हुई होती है, ठीक है। वो उस राजा के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। राजा की कई पत्नियां होती हैं, तो वो अनुभव लेते हैं और फिर वापस आके जवाब दे करके इन्हें हरा देते हैं। तो एक तरीके से वो जो वाद विवाद है वो तो आदि शंकराचार्य ही जीते थे, लेकिन फिर भी मंडन मिश्रा जी की जो पत्नी है उन्होंने काफ़ी बुद्धिमानी दिखाई और अपने पति की लाज जो है एक तरीके से बचा ली, ठीक है। कैसे बचा ली सर, वो डिबेट हार गए नहीं, लास्ट में क्या है वो मतलब आदि शंकराचार्य जी बहुत खुश हो जाते हैं और वो डिबेट खुद ही छोड़ करके चले जाते हैं, ठीक है। एक तरीके से हारना ही इसे कहते हैं, क्योंकि मंडन मिश्रा जी की पत्नी के पास कोई जवाब नहीं होता।
बट एनीवेज कम से कम उन्होंने स्मार्टली अपने मतलब 1 महीने तक टाल दिया, 1 महीने तक अपने पति की हार को टाल दिया, तो इसलिए लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। ठीक है, अब एनीवेज ठीक है, फटाफट अभी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अ, अब आगे लेखक ये भी कहते हैं कि देखो, मान लीजिए कि पुराने ज़माने की स्त्रियों को पढ़ाना लिखाना ज़रूरी नहीं था, ऐसा उनको लगता होगा, पर मान लो ऐसा है नहीं। लेखक ने कई तर्क दिए, पंडिताइनों के तर्क दिए, त्रिपिटक ग्रंथ के तर्क दिए, कई तर्क दिए, पर वो आगे ये कहते हैं कि मान लो कि उस समय पढ़ाना लिखाना लोग ज़रूरी नहीं भी समझते थे, मानो कि हमने मान भी लिया, तो क्या इसका ये मतलब है कि तब लोग नहीं पढ़ाते थे तो हम भी अब नहीं पढ़ाएंगे? ये कैसी बेवकूफ़ी वाली बात है। तब लोग नहीं पढ़ाते थे तो अभी तो ज़रूरत है। आज तो स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है, आज स्त्रियां भी कार्य कर रही हैं, पुरुष भी कार्य कर रहे हैं। अभी वो पुराना ज़माना तो नहीं रहा ना कि हल जोतना ही एक कार्य है, अभी तो काफ़ी मेंटल वर्क भी काफ़ी ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा स्त्रियां हल नहीं जोत सकती, पर फिजिकली भी आजकल मेंटली काम बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना? और स्त्रियां फिजिकली और मेंटली भी मतलब काम कर ही सकती हैं। तो पर्टिकुलरली बात यहाँ पे ये है कि आज तो पढ़ाने की ज़रूरत है, तो आज पढ़ाओ ना। पुराने ज़माने में हर बार देख करके क्या मतलब है? तो यही कहते हैं कि पुराने ज़माने में उनको नहीं सही लगा होगा, पर आज तो करना है ना? ऐसे भी हमने कई पुरानी परंपराओं को, जैसे सती प्रथा है, इन सब को तोड़ा है। तो अगर मान लो, ऐसा है नहीं, पर मान लो कि पुराने ज़माने में स्त्रियों को ना पढ़ाने की परंपरा थी, तो ये गलत परंपरा है ना? तो सती प्रथा की तरह हम इस परंपरा को भी तोड़ सकते हैं। तो भले ही स्त्रियों को पहले पढ़ाया जाता था या नहीं पढ़ाया जाता था, पर क्या आज पढ़ाया जाना चाहिए? बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए, और वो इसी बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्त्रियों को अपड़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दे। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री शिक्षा की विपक्षियों को क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में स्थान न देना चाहिए कि पुराने ज़माने में यहाँ की सारी सारी स्त्रियाँ अपड़ थी। जैसा मैंने कहा, वो ये नहीं कह रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कि यहाँ की सारी स्त्रियाँ अपड़ थी पुराने ज़माने में। वो तो ये कह रहे हैं कि भारत में पहले ही स्त्रियों को पढ़ाया जाता था। यहाँ पे देवियों का सम्मान सदैव देवों से अधिक है, स्त्रियों का सम्मान सदैव पुरुषों से अधिक है। स्मरण रखना बच्चों, यदि किसी स्त्री की उम्र तुमसे अधिक है, या वो शादीशुदा है, तो फिर कभी भी आंख में आंख डाल करके हमेशा बात करना ज़रूरी नहीं समझा जा सकता। देखो, फिर आंख नज़रें नीचे कर लो, ये एक बेसिक कर्टसी है जो तुम मानो या ना मानो, फॉलो करो या ना करो, पर इस सभ्यता में ये कर्टसी बनाई गई थी। तो स्त्रियों का सम्मान हमेशा यहाँ कहाँ जी किया जाता है। तो जिसका सम्मान किया जाता है, क्या हम उन्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे? नहीं, ये सच नहीं है, बिल्कुल पढ़ाएंगे लिखाएंगे। फिर वो आगे और भी बातें करते हैं, है ना? वो कहते हैं कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 53वां अध्याय पढ़िए, है ना? 53वां अध्याय पढ़िए, तो यहाँ पे रुक्मिणी हरण की कथा है। माता रुक्मिणी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ था। माता रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण के लिए एक प्रेम पत्र या एक खत भेजा था, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। पुराने ज़माने में माता रुक्मिणी जो है संस्कृत भाषा जानती थी। ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी बच्चे बोलते हैं सर वो तो राजकुमारी थी, तो राजकुमारी जानती होंगी। देखो, ये डिबेट इसी बात पे हो रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पुराने ज़माने में स्त्रियां बिल्कुल भी ये कोई भी स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं थी, पर ये सच नहीं है। कुछ स्त्रियां पढ़ी लिखी थी, और काफ़ी स्त्रियां जो हैं वो पढ़ी लिखी थी, पर वो संस्कृत नहीं बोलती थी, क्योंकि यार संस्कृत बोलना ज़रूरी थोड़ी। अब मान लो कि आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ी है, तो क्या हमेशा इंग्लिश में ही बात करते हो क्या? नहीं, हिंदी में भी बात करते हो ना, हिंदी इंग्लिश मिक्स इंग्लिश में बात करते हो। फिजिक्स पढ़ोगे ना, या अभी भी पढ़ रहे होगे, साइंस में फिजिक्स पढ़ते हो, है ना? तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मतलब कभी भी कुछ भी होता है तो फिजिक्स अपना यूज़ करोगे, है ना? मम्मी बोलेगी बेटा ये कचरा लेकर जाओ बाहर फेंक दो, तो वहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन लगाओगे, फिजिक्स से देखोगे, ग्रेविटेशन कैलकुलेट करोगे कि कितने एंगल से फेंकूंगा तो कचरा ठीक से फेंकाएगा, है ना? या होटल में खाना खाने गए, मैथमेटिक्स बराबर आता है, तो वहाँ पे हिसाब किताब करोगे क्या बिल आएगा तो? मतलब ज़रूरी थोड़ी है कि हर नॉलेज हर जगह यूज़ करे। तो अगर स्त्रियां जो है वो घर में या फिर आम बोलचाल में प्राकृत यूज़ करती हैं, इसका ये मतलब तो नहीं कि उन्हें संस्कृत या नहीं आती या फिर वो पढ़ी लिखी नहीं है। ये इनका मेन तर्क जो है ना? कवि यही, माफ़ कीजिए, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी लेखक यही कहते हैं कि स्त्रियां अपढ़ थी, ये तो बहुत मूर्खता वाली बात है। स्त्रियां हमेशा से पढ़ी लिखी थी, और अगर तुम्हें लगता है नहीं भी पढ़ी लिखी थी, तो आज उन्हें पढ़ाना लिखाना बहुत ज़रूरी है। स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का परिणाम है, तो पुरुषों का भी तो किया हुआ अनर्थ पढ़ाने के परिणाम है
है ना। काफ़ी लोग ये कहते थे कि स्त्रियों को पढ़ाया लिखाया गया इसलिए उन्होंने अनर्थ किए, पुरुषों से कटु वाक्य कहे, पुरुषों से झगड़ा किया, मतलब दंग मतलब घर ठीक से नहीं चलाया, अपने पतियों को छोड़ दिया। पर पुरुषों ने भी तो काफ़ी चीज़ें की, पुरुषों ने भी स्त्रियों के प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभाया, हाथ उठाए उनके ऊपर, सब नहीं उठाते, कहीं कहीं होता है। और मतलब झगड़े किए, स्त्रियों का सम्मान नहीं किया। और अगर पुरुष पढ़ रहे हैं तो इसका इसका ये मतलब थोड़ी है कि पढ़ने लिखने से ही सब कुछ होता है। पढ़ने लिखने के बाद भी पुरुष भी तो काफ़ी बुरी चीज़ें कर रहे हैं ना, है ना। बम के गोले फेंकना, नर हत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, ये सब आदि पढ़ने लिखने का ही तो परिणाम है। अगर सब पढ़ने लिखने की वजह से हो रहा है तो भाई सारे स्कूल कॉलेज बंद करवा दो, है ना। पढ़ने लिखने से कुछ बुरा हो सकता है ये तो सोच ही खराब है। फिर चाहे हम स्त्री के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हो या पुरुष के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हो, स्त्री के दृष्टिकोण से बात कर रहे हो या पुरुष के दृष्टिकोण से बात कर रहे हो, ठीक है। तो कहते हैं पढ़ने लिखने से कुछ बुरा नहीं हो सकता, ठीक है। स्त्रियों को पढ़ाओगे लिखाओगे तो अनर्थ हो जाएगा, क्या बकवास सोचे ये, ऐसा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं। मेरा भी कहीं ना कहीं ऐसा ही मानना है, ठीक है। और फिर वो आगे ये भी कहते हैं कि देखो, पाठशालाएं बंद होनी चाहिए, कि अगर ऐसा है, अगर पढ़ने लिखने से अनर्थ होते हैं तो स्कूल कॉलेज बंद कर दो। परंतु विषप्तो बात व्यथितो और गृहस्थों के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत कम मिलेंगे। विषिप्तो यानी कि मूर्ख लोग जो मतलब इधर उधर की बातें करते हैं। बात व्यथितो, हाँ सॉरी, विषिप्तो मतलब जो विक्षिप्त प्राणी है, यानी कि मूर्ख और थोड़े गिरे हुए किस्म के प्राणी है। बात व्यथितो जो इधर उधर की बात करते हैं हमेशा। और ग्रहग्रस्तों यानी कि जिनको मतलब घर के बाहर निकले नहीं, समाज का ज्ञान ही नहीं है, ऐसे लोग ही ऐसे बकवास तर्क पेश करते हैं। बाकी लोग तो जो हैं वो थोड़े बुद्धिमान हैं, उनको पता है कि स्त्रियों को पढ़ाना ज़रूरी है, ठीक है। फिर वो कहते हैं शकुंतला जी ने राजा दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई। क्या वो यह कहती कि आर्यपुत्र शाबाश बहुत अच्छा काम किया कि मुझसे विवाह कर लिया और भूल गए, है ना। हालांकि इसमें राजा की भी गलती नहीं थी, आप ऐसा कह सकते हैं। पर देखो ह्यूमन है ना, किसी को भी गुस्सा तो आएगा ही ना कि मतलब विवाह कर लिया और भूल गए, ठीक है। अब इस पे देखो, मैं विवाद नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कुछ बच्चे नीचे कमेंट में डिबेट करें। चैप्टर में जो लिखा गया है उसे समझिए, और ये डिटेल्स, माइनर डिटेल्स में शकुंतला जी ने क्या कहा, दुष्यंत ने कैसे रिप्लाई किया, क्या शकुंतला जी ने जो कहा वो सही था गलत, इन सब डिटेल्स पे पढ़ने की बजाय बड़ी पिक्चर देखो, है ना। जितनी बारीकी से हम देखते हैं उतना कम देख पाते हैं, ठीक है। फिर वो आगे ये भी कहते हैं कि माता सीता ने रामचंद्र जी के बारे में भी संस्कृत में कहा है ना। एक श्लोक आपको दिया गया है ना, कि लक्ष्मण जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तुम्हारी आँख की, मतलब ये अग्नि परीक्षा का है, कि मैंने जब आपके सामने अग्नि परीक्षा दे दी है तो फिर अब दोबारा मतलब फिर भी ये प्रजाजन ऐसा कह रहे हैं, है ना। फिर मतलब दोबारा क्या आवश्यकता है परीक्षा देने की। तो मतलब माता सीता जो हैं उन्होंने भी संस्कृत का जिक्र किया है ना। तो ये कह रहे हैं कि माता सीता का ये संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है ना। राजा मात्र कहकर उनके पास अपना संदेशा भेजा, है ना। यह उक्ति ने किस गवार स्त्री की है, यानी कि इस उक्ति से ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कोई गवार स्त्री है। राजा कहकर राजा राम को बुला रही हैं, और अगर थोड़ा उनको उनके वाक्य में कटुता है भी तो लाजमी है ना, कि मतलब अग्नि परीक्षा फिर से दिलवाना या फिर माता शकुंतला के केस में भूल जाना, तो किसी को भी तो ये लाजमी सी बात है। अगर स्त्री ने कुछ कह भी दिया तो इतना सर पर लेने, मतलब नाक पर लेने की क्या बात है यार, मतलब हम भी कई बार गलतियां कर देते हैं। तो यही जो है उनका मेन पॉइंट है, ठीक है। वो यही कहते हैं कि माता सीता मतलब माता सीता जो हैं ये वो जो कटु वचन कुछ कहती हैं, मतलब ये उनके अज्ञान का नहीं, वो तो स्वयं भगवान वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ और क्षमाशील तपस्वी थे, है ना। वो मतलब एक तपस्विनी की तरह थी माता सीता जो है, बहुत शांत स्वभाव की थी, नीतिज्ञ थी यानी कि नीति और ज्ञान से ही काम करती थी, और क्षमाशील थी यानी कि लास्ट में जब वो धरती में समाहित होती है तो उससे पहले अयोध्या के वो प्रजाजन जिन्होंने अपनी माता समान औरत पर लांछन लगाया था उन्हें भी वो क्षमा कर देती हैं, ठीक है। तो ये पाठ जो है एक तरीके से यहीं पर अंत होता है। लास्ट की कुछ लाइनें बची होंगी एक्सप्लेन करने के लिए, मैंने सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी है तो टेंशन मत लो, ठीक है। तो यही कहते हैं कि पढ़ने लिखने से स्वयं कोई किसी बात का अनर्थ नहीं होता। अनर्थ का बीज जो है हरगिज पढ़ने लिखने से नहीं आता,
वो तो मनुष्य के व्यवहार से आता है कि मनुष्य कैसा व्यवहार कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति की चाल चलन से आता है ना। स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। जो लोग यह कहते हैं कि पुराने ज़माने में यहाँ स्त्रियाँ ना पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ने की ममानियत थी, वे तो इतिहास से अभिज्ञता नहीं रखते। यानी कि जो लोग ये कहते हैं ना कि स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए क्योंकि पुराने ज़माने में हमारे पूर्वज भी स्त्रियों को नहीं पढ़ाते थे, वो हमारे इतिहास से अनिभिज्ञता यानी कि इतिहास से बिल्कुल भी परिचित नहीं है। उन्हें हमारी हिस्ट्री का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। ये लोग जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। ऐसे धोखेबाजों के चंगुल में मत आओ। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं, इन्हें दंड देना चाहिए क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर यानी कि अक्षर ना पढ़ाना, यानी कि स्त्रियों को अपढ़ रखने का उपदेश देना समाज पर उपकार और अपराध करना है। समाज की उन्नति में बाधा डालना है। देखो, समाज की तुलना महामहिम भीष्म का ही एग्जाम्पल बार बार दे रहा हूँ क्योंकि उन्होंने काफ़ी चीज़ें कही है। जिनको नहीं पता, महाभारत में एक बहुत बड़ा पर्व है भीष्म पर्व करके। पर्व मतलब होता है लेसन यानी कि आपने क्या सीखा। पर्व मतलब त्योहार मत समझिए आप, ठीक है। भीष्म पर्व, कर्ण पर्व भी है ना, काफ़ी पर्व है महाभारत में। तो जब महामहिम भीष्म बाणों की शैया पर होते हैं तो उनसे धर्मराज युधिष्ठिर कई प्रश्न पूछते हैं। महाभारत को इसलिए कहा जाता है कि उसमें सारी चीज़ें हैं, हर तरह के लोग, हर तरह की भावनाएं, हर तरीके का ज्ञान। तो उसमें भी उनसे पूछा जाता है स्त्रियों के बारे में। तो वो एक अच्छी बात कहते हैं कि किसी भी समाज की वास्तविक कसौटी, अगर आपको भी कभी ये जांचना हो कि कौन सा देश, कौन सा समाज या कौन सा परिवार सच में अच्छा परिवार है, तो ये देखो कि उस समाज, उस परिवार या उस देश में नारी जाति का सम्मान होता है या अपमान, है ना। जहाँ पे नारी जाति का अपमान होता है वो समाज कभी फल फूल नहीं सकता, और फल फूल थोड़ा जाए भी तब भी वो समाज सर्वोत्तम समाज नहीं है ना। तो इसलिए ये भी लेखक भी यही कहते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, कि समाज के उद्धार में स्त्री पुरुष दोनों का योगदान है। उद्धार करने के लिए दोनों को पढ़ा लिखा होना चाहिए। किसी एक को पढ़ाना और दूसरे को नहीं, ये तो मूर्खता वाली बात है, ठीक है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है। इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे प्रणाली का संशोधन, यानी कि आज जो है, मतलब आज से थोड़ी इम्प्रूव भी हो गई है। उस समय भारत की आज़ादी से पहले इंडियन एजुकेशन सिस्टम कुछ था ही नहीं। एक तरीके से पूरा ब्रिटिश इम्प्लीमेंटेड एजुकेशन सिस्टम था। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक तरीके से कुछ था ही नहीं। तो वो कहते थे कि स्त्रियों को पढ़ाने के लिए कुछ मतलब खास अलग से सब्जेक्ट्स नहीं थे, या पुरुषों को पढ़ाने के लिए भी सब्जेक्ट्स नहीं थे। तो हम इस बारे में विवाद करें ना कि हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए आज़ादी के बाद, है ना कि इस बारे में स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए नहीं पढ़ाना चाहिए। अगर इतना विवाद करना ही है तो इस बारे में करो कि स्त्रियों को क्या पढ़ाना चाहिए, पर पढ़ाना ज़रूर चाहिए। स्त्रियों को नहीं पढ़ाए इस बात की तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए, है ना। और अगर विवाद करना ही है तो इस बारे में करो कि स्त्री और पुरुष दोनों को क्या पढ़ाना चाहिए, शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए, है ना। साथ ही एक और बात वो आगे ये भी कहते थे, पहले वो कह चुके हैं कि जिस देश में स्त्रियों को मतलब हार बनाने, पैर गूंथने और इतनी सारी तलवारबाजी तक की कलाएं सीखने की आज्ञा थी, उस देश में क्या स्त्रियों को मतलब पढ़ने लिखने की आज्ञा नहीं होगी? ये तो मूर्खता वाली बात है इस देश में। अब यहाँ पे भी बहुत लोगों की माइंडसेट होता है, नहीं सर तलवार वगैरह चलाना तो राजकुमारियाँ सीखती होंगी। अरे कहाँ से पढ़ते हो हिंदी? मतलब हिंदी हम भी इतने सालों से पढ़ा रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है कि सिर्फ क्षत्र रानियाँ ही या क्षत्रियों की रानी क्षत्र रानियाँ ही या फिर जो है क्षत्रानी ही तलवार चलाती थी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। काफ़ी आप देखेंगे कि मतलब आम तौर पे भी लोग अपने रक्षण के लिए, ठीक है, लाठी भाले चलाना सीखते थे। ये नहीं कि अंधाधुना रे कैसे भी घुमाओ लाठी ही तो है नहीं, उसकी एक कला होती है जो स्त्रियां भी सीखती थी, है ना। मतलब मसाज की भी एक अलग से पूरी टेक्निक आती थी जो स्त्रियों को सिखाई जाती थी, सबको नहीं, जो इंटरेस्टेड है उनको, ठीक है। आज जो सिलाई कढ़ाई हम बहुत छोटा सा काम समझते हैं, एक टाइम पे वो बहुत बड़ा काम था। एक टाइम पे जो लोग सिलाई करते थे ना, जो स्त्रियां, उनका बहुत सम्मान किया जाता था। ये सारी चीज़ें भी स्त्रियां अपनी मर्ज़ी से सीख सकती थी,
है ना। तो मतलब स्त्रियों को आज़ादी तो थी। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है जाति की वजह से कुछ चीज़ें हर चीज़ किसी को करने ना मिलती हो, पर जाति की वजह से सिर्फ दो चीज़ें आपको करने नहीं मिल सकती है। एक तो ये कि आप दिव्य अस्त्र का ज्ञान नहीं ले सकते अगर आपकी जाति क्षत्रिय नहीं है, पुराने हिसाब से बात कर रहा हूँ, पुराने भारत के हिसाब से। और आप वेदों का ज्ञान नहीं ले सकते या वेद पाठ नहीं कर सकते अगर आप जाति से ब्राह्मण नहीं है। इसके अलावा आपकी जाति जाति चाहे जो भी है, आप बाकी काम कर सकते थे मोर और लेस, ठीक है। तो स्त्रियां हर तरीके का काम जब पहले कर लेती थी तो पढ़ेंगी क्यों नहीं, ये भी तो मतलब बात सही है ना, पढ़ेंगी क्यों नहीं, ऐसा क्यों है, वो पढ़ती भी होंगी। तो ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है वो कहते हैं, और वो यही कहती हैं कि आपको अगर शिक्षा प्रणाली पसंद नहीं है, आपको लगता है स्त्रियों को कुछ चीज़ें नहीं पढ़ानी चाहिए, तो आप शिक्षा प्रणाली के बारे में बात कीजिए, पर पढ़ाना तो उन्हें ज़रूर चाहिए, ठीक है। पर परमेश्वर के लिए ये मत कहिए कि स्त्रियों के पढ़ने लिखने में दोष है या ये अनर्थकारी है। वह अभिमान का उत्पादक है ना, और गृह सुख का नाश करने वाला है। ये बात याद रखना बच्चों। जब मैंने आपको कन्यादान पाठ पढ़ाया था तभी भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है, कि मुझसे अगर कुछ भी पाया है तो कम से कम स्त्रियों पर हाथ मत उठाना, ठीक है, और आगे बढ़ जाना। और गृह सुख जो है वो तभी मिलता है जब स्त्री पुरुष दोनों जो है समान रूप से चीज़ों को समझे। तो एनीवेज बच्चों, ये पाठ यहीं तक है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि ये पाठ जो है आपको समझ में आया हो और आप पाठ को समझ पाए और ये देख पाए कि पुरुष और स्त्री हमेशा वार्तालाप करते थे, एक दूसरे से सीखते थे, है ना, और आगे बढ़ जाते थे। तो ये स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का पाठ है। मैं हूँ शुभम गुप्ता या शुभम संभव। आपके समय के लिए शुक्रिया।